आज की डिस्कशन जो हमारी होगी वो परफेक्शन का सेट नंबर 5 होगा। परफेक्शन का सेट नंबर 5 जो है मुख्यतः आपका बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस की संख्या की बात करेंगे तो टोटल आपको 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप 1 मार्क्स जो है निर्धारित है। मैंने जो इसका कटअप जो बनाया था वो आपका 85 टू 90 के आसपास मैंने जो था इसका स्टैंडर्ड कटअप मैंने बना के रखा था। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेट को बना लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये रहे, ठीक है। 1 मिनट जूम कर तू जरा। कोशिकाएं, ठीक है। कोशिकाएं जीवन की बुनियादी निर्माण खंड है। इस संदर्भ में कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। 4 कथन आपको दिए गए हैं, चुनना है इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। एक से अधिक भी हो सकता है। देखेंगे कोशिकाएं की बात करेंगे, जीवन की बुनियादी निर्माण खंड है। इस संदर्भ में कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। सभी जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो बैक्टीरिया और नीले नीले हरे सवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है। बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर जो है, इसका आंसर की बात करेंगे सी लिया है, ठीक है। तो केवल दो सही है, ठीक है। मतलब सभी जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो सभी जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर नहीं होता है, ठीक है। कुछ जीव जो होते हैं सिंगल कोशिका के भी बने होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मतलब कुछ जीव जो होते हैं एकल कोशिका के भी मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आता है, ये स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की आकार बड़ी होती है, यह भी स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, ठीक है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल एकल कोशिका वाले जीव होते हैं, ठीक है। सिंगल होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, जिनमें वास्तविक केंद्रक और झिल्लीबंद अंगकों का अभाव होता है, ठीक है। और उसके कंपेरिजन में अगर बात करेंगे, यूकेरियोटिक तो अधिक जटिल होती है, जिसमें एक झिल्ली से घिरा एक केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। ईसीआर भी होता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो कथन 3 जो है गलत है, ठीक है। मतलब यूकेरियोटिक कोशिकाओं की तुलना प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी नहीं होती है। यूकेरियोटिक कोशिका बड़ी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है साधारण होती है, सिंपल होती है, ठीक है। तो इसका केवल दो स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला और तीसरा की बात करेंगे तो गलत है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं। वायरस गैर सेलुलर जीव है जिन्हें प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। एक सही है, दो सही है, एक या दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक ना तो दो सही है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं। बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये आपका सही है, ठीक है। वायरस गैर सेलुलर जीव है जिन्हें प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ये आपका गलत है। इसका लिया है केवल एक आंसर लिया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए वायरस गैर सेलुलर जीव है जिनकी विशेषता जीवित कोशिका से बाहर एक निष्क्रिय क्रिस्टलीय रचना होती है। उन्हें वर्गीकरण में स्थान नहीं मिला क्योंकि उन्हें वास्तव में जीवित नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत नहीं रखते क्योंकि वर्गीकरण में, ठीक है, इसका स्थान नहीं मिला है क्योंकि वास्तव में इसे जीवित नहीं मानते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि बात करेंगे पहला स्टेटमेंट बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य, तो ये आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मतलब कथन कौन सा, केवल एक सही है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो गलत। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। विटामिन ए, ठीक है, जीरोप्थाल्मिया। विटामिन बी की कमी से बांझपन, विटामिन ई की कमी से बेरी विटामिन B12 की कमी से एनीमिया। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही है, बताइए। पहला वाला तो सही है। जीरोपथाल्मिया जो होता है नेत्र रोग होता है, जो कि विटामिन ए या फिर रेटिनॉल की कमी से होता है, ये आपका सही है। विटामिन बी की कमी से ध्यान में रखिए बाष्पन नहीं होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी नामक डिजीज होता है, ठीक है। क्या होता है, इससे क्या होगा, बेरी बेरी। कौन सा डिजीज होगा, तो बेरी बेरी नामक डिजीज जो है इसी से कमी से आपको होता है, बेरी बेरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या होगा, तो बेरी बेरी होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है।
विटामिन ई भी आपको गलत दे दिया है, क्योंकि विटामिन ई से बेरी बेरी नहीं होता, क्या होता है, इससे बाष्पन होता है, क्या होता है, बाष्पन होता है, दोनों जो है ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखना, विटामिन बी 12 की कमी से बात करेंगे तो एनीमिया जो है सो सही है, ठीक है। ये मतलब एक सही है और आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, तो केवल दो स्टेटमेंट सही है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, विटामिन ई को टेकोफेरोल कहते हैं जिसकी कमी से आपका बाष्पन होता है, विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन बी 12 के साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स होता है, तो दो स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट को ये बी और 2 नंबर और 3 नंबर को ऊपर नीचे कर दिया था, इसलिए आपका गलत हो गया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को ब्रायोफाइट्स को पौधे जगत में उभयचर कहा जाता है। वे नंगी चट्टाने मिट्टी पर पौधे के अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बताना है क्या दे। देखिए, ब्रायोफाइट्स को पौधे जगत में उभयचर कहा जाता है, ये तो सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वे नंगी चट्टाने मिट्टी पर पौधे के अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी आपका सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। दोनों ए और आर कथन की बात करेंगे, सही तो है, लेकिन एक चीज और भी आपको ध्यान में क्या रखनी है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है आपका, लेकिन दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे ना, आपस में ये लोग क्या है, तो एक दूसरे को मतलब सही स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो पौधे जगत में उभयचर कहते हैं, ठीक है। उभयचर कहने का मतलब क्या है, जो जल और थल, ठीक है, बहुत जगह सरवाइव कर पाए उसको उभयचर कहा जाता है। नंगी चट्टाने मिट्टी पर पौधे के अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सही है, ठीक है। सेट जो है आपका ग्रुप में डाला हुआ है, जिनको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो लोग खोल के बैठिए, बाकी दिक्कत हो तो हमसे कहिए, हम बताएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उच्चतम से निम्नतम मतलब मैक्सिमम टू लोअर रैंक तक वर्गीकरण पदानुक्रम का सही व्यवस्था कौन सी है, चलिए बताना क्या होगा। सबसे बड़ा किंगडम होता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आती है, फिर मतलब क्या था, प्रजाति। प्रजाति सबसे छोटा होता है और किंगडम जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो यही है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ठीक है, जिसको वर्ग कहते हैं, ठीक है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, अंतिम में की बात करें स्पीसीज आता है जिसको हम लोग प्रजाति कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब सीरीज है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पसीना मुख्य रूप से थर्मो रेगुलेशन का एक साधन है, जो एंक्राइन ग्रंथियों के जल समृद्ध स्राव द्वारा प्राप्त किया जाता है। मानव पसीना निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है, किसका निर्माण होता है मानव पसीना में, पोटेशियम का, आयरन का, मैग्नीशियम का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं, बताइए क्या होगा। तो मानव का पसीना जो होता है उसमें पोटेशियम भी होता है, आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है, सारे के सारे होते हैं, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, मैच करना है इसमें, चलिए। स्पार्टेन, स्पार्टेन तो जानते हो ना कृत्रिम स्वीटनर होता है, पता है कि नहीं है, कई बार मैंने पढ़ा रखा है इसको, ठीक है। तो किधर जाएगा, स्पार्टेन किस में आएगा, कृत्रिम स्वीटर में आएगा। फ्रीहॉर्न जानते हैं कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है ना, ठीक है। नियोप्रीन क्या होगा, नियोप्रीन क्या होगा, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर होगा, ठीक है। अब बेनाड्रिल क्या है, एंटी हिस्टामाइन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है जब बेनाड्रिल नहीं हम लोग लाने जाते हैं, सर्दी वगैरह हो जाता है, खांसी सर्दी जुकाम हो जाता है तब लाते हैं ना, ठीक है। तो ओरल मतलब मुख में दिया जाता है, एरल ओरल एंटी हिस्टामाइन है जिसका उपयोग एलर्जी, हाई फीवर, सर्दी के लक्षणों के राहत देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने क्या लगाया, नियोप्रीन को सिंथेटिक फाइबर में लगाया, मतलब सी का ऑप्शन 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी की सी क्या होगा, ठीक है, सी। चलिए आगे देखेंगे। जैव विविधता का भंडार एक पारिस्थितिकी तंत्र या भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें असाधारण रूप से उच्च स्तर की जैविक विविधता होती है। निम्नलिखित में से किस जैविक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट दोनों का क्वेश्चन है, बताइए किसे कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैव विविधता के बारे में बात करेंगे तो जैव विविधता का
भंडार एक पारिस्थितिकी तंत्र या भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें असाधारण रूप से उच्च स्तर की जैविक विविधता होती है। निम्नलिखित में से किस जैविक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन किसे कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन को कहते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आप देखेंगे इसमें और क्या, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी का केवल 6% क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम के अंतर्गत आता है, लेकिन इनमें पृथ्वी पर पाई जाने वाली कुल प्रजातियों का लगभग 50% शामिल है। मतलब पृथ्वी पे मात्र जो क्षेत्र जो है ना, मात्र 6% ही है। मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंतर्गत पृथ्वी पे मात्र 6% क्षेत्र ही शामिल है, लेकिन पृथ्वी पे जो प्रजाति जो पाया जाता है उसमें 50% प्रजाति जो है इसमें पाया जाता है। मतलब कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंटरफेरोन शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरफेरोन क्या है बताइए? इंटरफेरोन की बात करें क्या, तो वायरस संक्रमण के जवाब में कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंटरफेरोन शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इंटरफेरोन क्या है? तो इंटरफेरोन की बात में वायरल संक्रमण के जवाब में कोशिकाओं द्वारा स्रावित क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरोन। ठीक है, ध्यान में रखना है। इंटरफेरोन का उत्पादन वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या ट्यूमर कोशिकाओं जैसे रोग जनकों की उपस्थिति से शुरू होता है। विशिष्ट इंटरफेरोन को प्लाज्मा झिल्ली पे मौजूद रिसेप्टर्स द्वारा पहचाना जाता है। एक बार जब कोशिका को उत्तेजना मिलती है तो इंटरफेरोन प्रोटीन संश्लेषण होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामान्य हृदय गति 72 धड़कन प्रति मिनट है। मतलब 1 मिनट में 72 धड़कन, मतलब हार्टबीट की बात हो रही है। सही है। सामान्य रक्तचाप की बात करेंगे तो 120/80 सही है। सही है ना? श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल से अधिक होता है, तो गलत है ना। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मात्र 2 से 4 दिन होता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल कितना? 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का कम होता है, आरबीसी का ज्यादा होता है। इसमें उल्टा दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका सही है। चलिए आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता। इनमें अपने शरीर का रंग बदलने की क्षमता होती है। बलगम की उपस्थिति के कारण उनकी त्वचा चिकनी और फिसलन भरी होती है। वे पानी नहीं पीते, लेकिन त्वचा के माध्यम से पानी का अवशोषित करते हैं। बताइए कथन किसके बारे में? गिरगिट, मछली, मेढक या फिर किसके बारे में बात हो रही है? रंग कौन बदलता है? हम, आप, मेढक कौन बदलता है? गिरगिट, मेढक कौन बदलता है? गिरगिट। गिरगिट। केवल? और भी क्वेश्चन है। ठीक है, रंग बदलने से तो गिरगिट लग रहा है, मेढक लेकिन और भी होगा। देखिए, वो पानी नहीं पीते लेकिन त्वचा के माध्यम बलगम से होता पानी है। का अवशोषित करते हैं। अब क्या होता है? बलगम की उपस्थिति के कारण उनकी त्वचा चिकनी और फिसलन भरी होती है। अब कौन होगा? तापमान स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, एक कहानी जो है, ठीक है, मतलब फ्रॉक को उबालना। फ्रॉक को गर्म पानी में डाल के अगर आप उबालिएगा ना, तो फ्रॉक पे बहुत देर तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वह टेम्परेचर को क्या करेगा? कंट्रोल करता रहेगा, कंट्रोल करता रहेगा, कंट्रोल करता रहेगा। गर्म पानी में भी फ्रॉक अपने आप को उस टेम्परेचर के अनुकूल बना सकता है। एक थ्योरी भी है इंटरनेशनल ड्यूरेशन का है, बताऊंगा कभी, फ्रॉग को उबालने से क्या होता है। मतलब एक कुछ है, निकल कर आया था, अभी हाल फिलहाल में भी चर्चा में था। मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ, मेढक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ध्यान में रखना। प्लाज्मा रक्त का सबसे बड़ा भाग होता है। प्लाज्मा पानी, नमक और एंजाइम ले जाने के लिए होता है। इस संदर्भ में प्लाज्मा बनता है। क्या होता है प्लाज्मा? तो रक्त का 55% होता है, या फिर रक्त का 90% होता है, रक्त मात्रा का 40% होता है, फिर रक्त मात्रा का 75% होता है। ठीक है, बताइए क्या होगा? 55। बिल्कुल ठीक है, कुल रक्त मात्रा का 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या? 90%। 11 नंबर का डी होगा क्या उपरोक्त के अलावा में? नहीं समझे, क्या बोला? 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर बोले डी होगा क्या? नहीं नहीं, ये होगा। ठीक है, ये केवल रंग बदलने की क्षमता गिरगिट में होती है, बाकी और कोई भी कैटेगरी जो है गिरगिट के साथ मैच नहीं करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्लाज्मा के घटक की बात करेंगे तो आपका पानी 90%,
ठीक है। बाकी 1% अकार्बनिक नमक होता है, 7 से 8% प्रोटीन होता है, 1 से 2 पचा हुआ भोजन, जल उत्पाद, घुली हुई गैसें होती है। लेकिन प्लाज्मा में मुख्यतः 90% मतलब क्या होता है, पानी होता है। अब प्लाज्मा की बात करेंगे तो ब्लड का कितना होता है, तो ब्लड का, ठीक है, 55%। ठीक है। इसे पेन फंसता कि मैं समझ में नहीं आता। ठीक है, कितना था, 55%। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड युक्त वर्णक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्लास्टिड युक्त वर्णक क्रोमोप्लास्ट होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, ध्यान में रखें, तो ये तो गलत है। प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड युक्त वर्णक क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लास्टिक युक्त वर्णक क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट दोनों होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो बाकी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। दूसरा गलत है। बाकी 1, 3, 4 स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है। ठीक है। देखिए, प्लास्टिड की बात करेंगे तो उसमें 3 प्रकार का प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तो दिया हुआ है। एक और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट ल्यूको भी बोला जाता है। ठीक है, तो सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है। हरित लोग। हाँ, ल्यूकोप्लास्ट भंडारण अंग के रूप में भी काम करता है। चलिए, रासायनिक तत्व। रासायनिक तत्व जीवन का निर्माण खंड है। हमारे जीवन में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, मतलब सबसे अधिक से सबसे कम। तो मनुष्य में तो सबसे अधिक ऑक्सीजन है ना भाई। ऑक्सीजन 65% बॉडी में पाया जाता है अप्रॉक्स। उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, देन आपको नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में लगभग 99% केवल 6 तत्वों से बना है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मानव शरीर में कितने परसेंट होती है, 65% की बात करेंगे तो केवल आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे 18% की बात करेंगे। तो कार्बन या फिर कार्बन के मतलब अन्य जो होते हैं सो है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन आपको 10% आपको हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बच गए क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 3% आपको नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, कैल्शियम 2% है, और फास्फोरस 1.1%, जो कि मनुष्य के हड्डी में मुख्यतः आपको देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। लार स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किडनी द्वारा स्रावित पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बताइए क्या सही है? लार स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है तो सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लार में एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज जैसी सरल शर्करा में तोड़ देती है। ठीक है, जिससे आपके शरीर में इसे पचाना आसान हो जाता है। यकृत की बात करेंगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लीवर पित्त स्राव स्रावित करता है, ना कि किडनी होता है। ठीक है, पित्त स्राव, पित्त कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है, कहाँ से है, ठीक है, यकृत से होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ, लीवर, लीवर से या फिर यकृत कह लीजिए, किडनी नहीं होगा। ठीक है, तो बोला कितनी कथन सही है, तो ध्यान रखिए 2 स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका सही, एक आध 2 स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। कुछ तत्वों की कमी से मानव शरीर में बीमारी विभिन्न प्रकार की, ठीक है, विकृतियां हो सकती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आयोडीन से घेंगा रोग होगा उसकी कमी से। कैल्शियम से कमजोर डाटा हड्डी हो सकती है। क्लोरीन से मांसपेशियों में ऐंठन हो सकता है। बताना उपयुक्त में से कितने कथन सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो सकता है, होता है ना, ध्यान में रखना है। जिसको थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है, जो कि आमतौर पर आयोडीन की कमी के कारण होती है। ठीक है, उसके बाद के कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। क्लोरीन मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बन सकता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है इसमें। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा अस्थि गुहाओं के अंदर का नरम वसा युक्त ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि मज्जा में निर्मित होता है? अस्थि मज्जा का बात करेंगे, बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में क्या क्या निर्मित होता है बताइए? ठीक है, आरबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे,
और प्लेटलेट्स की बात करेंगे, ठीक है, सबके सब की बात करेंगे, बोन मैरो में ही, अस्थि मज्जा में ही होते हैं, तो सारे ही स्टेटमेंट की बात करेंगे सही, ये भी सही है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, सबके सब क्या है, सही है। समझ गया। आप चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और वैज्ञानिक नाम का गलत रूप से मेल खाता है? विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं क्या? हम्म, यस सर। ठीक है। विटामिन बी6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। अब विटामिन बी9 को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं विटामिन बी9 को? फॉलिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया? एस्कॉर्बिक एसिड दिया। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन किसे कहते हैं? सी को सी कहते हैं। एक बार मैं सी विटामिन सी के नाम बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 थायमिन होता है, जो कि दिया हुआ। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी6 को पायरोडेक्सिन कहते हैं, सही है। विटामिन बी7 को बायोटीन कहा जाता है, ठीक है। विटामिन बी9 को क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे गलत है, इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा? फोलिक, फोलिक एसिड, ठीक है, ध्यान में रखना है क्या? फोलिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी9 के बाद विटामिन बी12 का साइनोकोवाल्मिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफ्रोल कहा जाता है। विटामिन ई को टेकोफेरोल कहते हैं, जो कि बाचपन का कारण बनता है। विटामिन के को फाइटोन डायोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोन, फाइटोन डायोन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझे? फिलोक्विनिन किसे कहते हैं? विटामिन के को ही ना फिलोक्विनिन भी कहा जाता है। के हाँ, तो इसका के एक सर। और भी नाम है, फाइटोन डायोन भी नाम है, ठीक है, विटामिन के का। अब आते हैं एग्रोमेगाली। एग्रोमेगाली की बात करेंगे कि हार्मोनियल विकार है, जो हड्डियों और कोमल ऊतकों को बढ़ने की विशेषता है। ये आमतौर पर किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण मतलब होता है? मतलब एग्रोमेगाली की बात करेंगे, किसके स्राव की वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्रोथ हार्मोन के क्या होता है? श्राव के कारण होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। एग्रोमेगाली की बात करेंगे कि हार्मोनल विकार है, जो हड्डियों और कोमल ऊतकों को बढ़ने की विशेषता है। तो किस हार्मोन के विकार की वजह से होता है? तो बढ़ रहा है ना, तो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब आते हैं सोडियम क्लोराइड या सामान्य टेबल। सोडियम क्लोराइड या सामान्य टेबल नमक का उपयोग अक्सर परीक्षा के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का निम्नलिखित में से कौन सा गुण उन्हें एक आदर्श परीक्षक माना जाता है? परीक्षा समझते हैं ना, जब डब्बा वाला कोई सामान जब खरीदने आप जाओगे, तो उसको नमक वगैरह डाल के उसको परीक्षा के तौर पे उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग मटर पनीर बनाने के लिए किसी भी सीजन में मटर वगैरह जो लाते हैं, देखिए उसे नमकीन पानी के अंतर्गत ही उसको रखा जाता है। ये सूक्ष्म जीवों को विकास को रोक देता है, यह कोशिकाओं को निर्जलित करता है, यह सूक्ष्म जीवों को प्रजनन करने से रोकता है। क्या सही है इसमें से भी इसका? ठीक है, ऑल स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। यह सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है, यह कोशिकाओं को निर्जलित करता है, यह सूक्ष्म जीवों को प्रजनन करने से रोकता है, ठीक है, सारे के सारे सही। इसीलिए जब भारतीय जब अपना अचार वगैरह बनाते हैं, तो उसमें देखिए नमक का प्रयोग करते हैं। लंबे समय तक अचार खराब नहीं होता, इसलिए बोल रहे हैं, अचार जितना पुराना होता है उसका टेस्ट उतना ही बढ़िया होता है, ठीक है। कौन सा कथन एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया साइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस के विकास में योगदान देने वाले अंतर्निहित तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका पहला ऑप्शन ही सही है, बता दे रहा हूं। टीका एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जो हेपेरिन हिपेरिन प्रेरित, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोटोनोपिया में देखे गए तंत्र के समान है। प्लेटलेट्स फैक्टर 4 मतलब पीएच4 को लक्षित करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कौन सा कथन एस्ट्राजेनिका, एस्ट्राजेनिका जो थी कोविड-19 की वैक्सीन थी, ठीक है। तो कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस के विकास में योगदान देने वाला अंतर्निहित तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन मुख्य रूप से पूर्व काल प्यूटेट्री से, ठीक है, प्रोलैक्टिन के स्राव को नियंत्रित करता है? बताइए क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन मुख्य रूप से पूर्व काल प्यूटेट्री से प्रोलैक्टिन के स्राव को नियंत्रित करता है? डोपामाइन। क्या करता है? कौन करता है? डोपामाइन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रोलैक्टिन अवरोधक हार्मोन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, डोपामाइन है। कौन है?
तो ध्यान में रखिएगा, प्रोलैक्टिन विनियमन में डोपामाइन की भूमिका होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इसके सॉल्यूशन में और भी बहुत सारे हार्मोन्स दिए हुए जिसको आप लोग देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग सोल्यूशन को प्रिंट आउट निकाल के जरूर पढ़िएगा। ठीक है, समय कम होता है इसलिए सबको बताना आसान नहीं होगा, काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। मानव कोशिकाएं, ठीक है, कोशिका विज्ञान, मानव कोशिकाएं कोशिका विभाजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित और बढ़ती हैं, जो वृद्धि, विकास और उत्तक मरम्मत के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जीवों को बढ़ने, क्षतिग्रस्त या घिसी हुई कोशिकाओं को बदलने और उत्तकों और अंगों के उचित कामकाज को बनाए रखने की अनुमति देती है। इस संदर्भ में कौन सी मानव कोशिका जन्म के बाद विभाजित होना बंद कर देती है, मतलब नहीं विभाजित होती है? ठीक है, जन्म के बाद। ठीक है, बिल्कुल, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ध्यान में क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका जो होता है, ठीक है, क्या होता है, मानव कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित और बढ़ती है, जो वृद्धि, विकास और उत्तक मरम्मत के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जीवों को बढ़ने, क्षतिग्रस्त, घिसी हुई कोशिकाओं को बदलने और उत्तकों और अंगों के उचित कामकाज को बनाए रखने की अनुमति देती है। ठीक है, इस संदर्भ में कौन सी कोशिका मानव कोशिकाओं के जन्म के बाद विभाजित होना बंद हो जाती है, तो क्या नाम है इसका, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रक्त के थक्के बनने, रक्त स्राव को धीमा करने और घाव भरने के लिए जिम्मेदार है? क्या हो जाएगा बताइए, क्या होता है? तो आसान है, रक्त को थक्का बनने में कौन सा कोशिका मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, ध्यान रखिए, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ठीक है, क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। कैंसर तब होता है जब स्वस्थ कोशिकाएं बदल जाती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है, मतलब अनियंत्रित होने लगती है। विकिरण चिकित्सा कैंसर का इलाज कैसे करती है? ठीक है, कैंसर कोशिकाओं को मारता है, ये कैंसर कोशिकाओं का डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। क्या सही है? ठीक है, ध्यान रखिए, दोनों को दोनों सही है। ठीक है, यह कैंसर कोशिकाओं को मारता है, या कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, तो कैंसर तब शुरू हो जाए जब स्वस्थ कोशिकाएं बदल जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है। विकिरण चिकित्सा कैंसर इलाज को कैसे मतलब नियंत्रित करती है? तो कैंसर कोशिकाओं को मारता है, किल करता है, और साथ में कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को भी क्या करता है, तो नुकसान पहुंचाता है। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पौधों में असीमित विकास की क्षमता होती है और वे जीवन भर बढ़ सकते हैं, जानते ही है। मनुष्य एक लिमिट ग्रोथ करता है, लेकिन पौधा लाइफ टाइम बढ़ सकता है। पौधों को बढ़ने की क्षमता विभिन्नता की उपस्थिति के कारण होती है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, मतलब कारण और कथन एक का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो पौधों की बढ़ने की क्षमता विभज्योतक की उपस्थिति के कारण होती है, सही है। कॉर्नियल अंधापन, कॉर्नियल अंधापन दुनिया भर में दृश्य हानि का एक महत्वपूर्ण कारण है। मृत्यु के बाद किसी भी आंखों को दान करना एक उदार और नेक कार्य है, जो दूसरों के जीवन में गहरा बदलाव ला सकता है। नेत्रदान की प्रक्रिया में आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब कौन से भाग को दान किया जाता है? ठीक है, नेत्रदान में। बताइए, तो आसान क्वेश्चन है, किस पार्ट को दान करते हैं नेत्रदान में, क्या दान में देते हैं? ठीक है, क्या देते हैं? कॉर्निया। ठीक है, क्या देते हैं दान में? दान में क्या देते हैं? तो कॉर्निया देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना। ब्लैक रॉट एक जीवाणु रोग है जो पत्ता गोभी को प्रभावित करती है। ब्लैक रॉट, ब्लैक आर्म रोग कपास को प्रभावित करती है। बैक्टीरियल कैंकर टमाटर का एक गंभीर रोग है। बताइए, क्या सही है? तो ब्लैक रॉट जीवाणु रोग जो पत्ता गोभी को प्रभावित करती है, सही है। ब्लैक आर्म रोग कपास को प्रभावित करती है, सही है। बैक्टीरियल कैंकर रोग की बात करेंगे, टमाटर का एक गंभीर बीमारी है, यह भी सही है। मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट जो है आपके, सारे के सारे कथन की बात करेंगे, सबके सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। बस याद कर लीजिए, बैक्टीरिया कैंकर रोग जो किसे प्रभावित करता है? टमाटर को। ब्लैक आर्म रोग कपास को। ब्लैक रोट की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, किसे? जीवाणु को। हाँ, बैक्टीरियल कैंकर की बात करेंगे तो ये आपका नींबू में भी होता है। ठीक है, और लाल सड़न रोग की बात करेंगे, कवक के कारण होता है, जो कि गन्ना में होता है। ठीक है, निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें दो युग्मक, ठीक है, शुक्राणु अंडाणु एक साथ मिलने पर एक नई कोशिका बनती है।
इस संदर्भ में निषेचन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? क्या होता है? तो अंडे के नाभिक के साथ शुक्राणु का संलयन, ठीक है, तब जाके निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, निषेचन का मतलब सिंपल है, मनुष्यों में निषेचन का तात्पर्य नर और मादा युग्मकों का संलयन से है, जो एक नए जीव के विकास को सुविधाजनक बनाता है। निषेचन नर और मादा दोनों युग्मकों में संलयन से होता है जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। किसमें होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है निषेचन की प्रक्रिया। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संक्रमणकाली उपकला की एक अनूठी विशेषता है? वाटर प्रूफिंग के लिए केराटिन की उपस्थिति, बिना किसी क्षति के फैलने और पीछे हटने की क्षमता, शराब और अवशोषण के लिए उच्च क्षमता, सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए माइक्रो, ठीक है, माइक्रोबिली की उपस्थिति। बताइए कौन सी है अनूठी विशेषता? क्या है? निम्नलिखित में से कौन संक्रमणकालीन उपकला, ठीक है, ट्रेस्टेनियल इपिथेलियम की अनूठी विशेषता कौन है? ठीक है, तो बिना किसी क्षति के फैलने वाले और पीछे हटने की क्षमता को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सोल्यूशन दिया हुआ पढ़िए उसमें क्या होता है। ठीक है, घर से इसलिए बोलता हूँ पढ़ के आ कीजिए। आप देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना और कार्य के रख रखाव के लिए आवश्यक मैक्रो मॉलिक्यूल है। इस संदर्भ में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से किसी बीमारी का कारण बनती है? तो एनीमिया तो होगा नहीं। ठीक है, क्वाशियोरकर तो होता है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है क्वाशियोरकर। उसके अलावा कौन सा सही है? ठीक है, एक ही सही, सॉरी एक ही ऑप्शन चुनना है ना। ये बच्चों में होता है क्वाशियोरकर की बात करेंगे। एनीमिया तो जानते ही है, आंखों की बीमारी है, विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, या ब्लड की कमी ये से एनीमिया होता है ना। क्या? एनीमिया ब्लड की कमी से होता है ना, ये की कमी से थोड़ी होता है। अरे मैं क्या बता दिया, मेरा तो ही बता दिया, सॉरी। एनीमिया ब्लड की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन से भी एनीमिया होता है। कौन सा विटामिन से एनीमिया होता है? विटामिन B12 से। ठीक है, ये क्वाशियोरका रोग जो होता है ना, एक तरह का कुपोषित होता है। इसमें क्या उसको होता है? पॉइजनस बोलते हैं ना, कोई विषाक्त बोलते हैं, विषाक्त एनीमिया, पॉइजनस एनीमिया बोलते हैं B12 वाला। अच्छा, ठीक है, क्वाशियोरकर एक प्रकार का कुपोषण है जिसमें गंभीर प्रोटीन की कमी होती है, द्रव प्रतिधारण और सूजन, फूले हुए पेट का कारण बनता है। ठीक है, आप देखिएगा ना, कभी कभी देखते होगा न्यूज वगैरह में, पेपर वगैरह, अफ्रीकन बच्चे का नहीं दिखता, देखिए जिसमें पेट काफी फूला हुआ रहता है, शरीर काफी पतला रहता है। क्वाशियोरकर रोग से ही मतलब क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, जहाँ पे बहुत अधिक गरीबी होती है, खाना सही से नहीं मिल पाता है, ठीक है, खाद्य असुरक्षा होता है, तो वहां पे ये डिजीज आपको मुख्यतः देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, मानव जाति का अध्ययन क्या होता है? बताइए क्या होगा? एंथोलॉजी, ठीक है। कंकाल का अध्ययन? साइटोलॉजी कोटिका का। ये जानवर का, कंकाल का ऑस्टियो। ठीक है, मिला लीजिए क्या सही होगा फिर। ए का 1, ठीक है, 2 का 4, 2 का 4, सी का 3, सी का 3, और डी का 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मानव जाति का अध्ययन स्टडी ऑफ होमोसेपियंस। ठीक है, एंथोलॉजी। कंकाल का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। जानवरों का अध्ययन जूलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। केल्प वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केल्प वन, यह बड़े भूरे शैवाल समुद्री शैवाल है। वे उथले महासागरों और पोषक तत्वों से भरपूर पानी के नीचे जंगलों में उगते हैं। इन्हें किस्टोन होस्ट माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ध्यान में सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। केल्प वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो ये बड़े भूरे शैवाल समुद्री शैवाल है, ये उथले महासागरों और पोषक तत्वों से भरपूर पानी के नीचे जंगलों में उगते हैं। इन्हें किस्टोन होस्ट भी माना जाता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कवक की बात करेंगे, प्रकृति में खाने योग्य होते हैं। कवक को खा सकते हैं ना भाई?
मशरूम को खाते हैं ना, कवक ही है ना। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थिति होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, नहीं ठीक होती। है। तो ध्यान में रखना है, वे कौन सा कथन गलत है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, सेल वॉल किस में होता है, तो केवल केवल पादप कोशिका में होता है। किस में होता है सेल वॉल, तो सेल वॉल प्लांट सेल में होता है ना कि जंतु कोशिका में। मनोरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, सही है। कुछ कवक प्रकृति में खाने योग्य होते हैं, जैसे हम लोग किसको खाते हैं, मशरूम को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, जो कि क्या है, एक प्रकार का मशरूम जो है कवक भी है, ठीक है। तो इसका कौन सा कथन गलत है, 3 गलत है, बाकी सब सही है। सवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नॉस्टो का उपयोग जेली और कस्टर्ड बनाने के लिए किया जाता है। उल्वा एक हरा समुद्री शैवाल है जो खाने योग्य और पौष्टिक होता है। अगर अगर जिसको अगर अगर कहते हैं ना, नाइट्रोजन गैस और पौधे के लिए उपयोगी रूप में प्रवर्तित करने में मदद करता है। कौन सा सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो ध्यान में रखना है, इसका आंसर है 35 का बी, ठीक है। मतलब क्या है, उल्वा एक समुद्री शैवाल है जो खाने योग्य और पौष्टिक में होता है, ठीक है। नॉस्टा का उपयोग जेली और कस्टर्ड बनाने के लिए किया जाता है, इसको गलत लिया है, ठीक है। क्योंकि में नॉस्टक हीरे हीरे नीले हरे शैवाल प्रोक्रियोटिक होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वे मीठे पानी का वाष्प में पाए जाते हैं। इनमें नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने, ठीक है, अवमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर रखने की क्षमता होती है। नॉस्टा का उपयोग किसमें किया जाता है, तो अमोनिया धान के का जो नाइट्रोजन में गैस होता है परिवर्तित ना, करने उसको में। क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, धान की खेती में अमोनिया प्रयोग को, करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन में बदलने में, ठीक है। उल्वा एक हरा समुद्री शैवाल है जो खाने योग्य होता है, ठीक है। अगर अगर नाइट्रोजन गैस को पौधे के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है, ठीक है। तो गलत हो गया ना, तो ये तो नॉस्टॉक ही करता है ना, ठीक है। ये कस्टर्ड बनाने में अगर अगर का प्रयोग होता होगा, ठीक है। मिठाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइसक्रीम वगैरह इन सब में इसका प्रयोग करते हैं। अगर अगर का उपयोग सूप में, फलों के संरक्षण में, आइसक्रीम और अन्य मिठाइयों में गाढ़ा करने के लिए करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो ये गलत है, 3 भी गलत है, पहला भी गलत है। सही कौन है, तो 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन माइकोराजिया शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। माइकोराजिया किसके किसके बीच का सहजीवी संबंध होता है, माइकोराजिया कवक, कवक और जड़ों के बीच में सहवादी संबंध होता है। किसके बीच में, ध्यान रखें, कवक और जड़ों के बीच में, ठीक है, माइकोरोजिया, ठीक है। ध्यान रखना, सहजीवी संबंध। निम्नलिखित पर विचार करना है। लाइकेन को सूचक जीव माना जाता है। लाइकेन में अन्य पौधों की तरह जड़ या संरचना नहीं होती है, वे हवा और पानी के लिए वातावरण पर निर्भर करते हैं। बताना कौन सा सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाइकेन को सूचक जीव मानते हैं, ठीक है। लाइकेन होता है ना, किसी इंडिकेटर कहते हैं ना लाइकेन को। लाइकेन क्या होता है, इंडिकेटर होता है, ठीक है। हाँ, वायु वायु प्रदूषण प्रदूषण का का क्या होता तो है। संकेतक होता है ना, इसलिए इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। लाइकेन में अन्य पौधों की तरह जड़ या संरचना नहीं होती, हवा और पानी के लिए वातावरण पर निर्भर करते हैं। ये भी आपका सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसका स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इसका कौन सा सही है, तो 37 का 20 सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन लेकिन कारण आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन, मानव संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कीजिए विचार। कुल उपलब्ध ऊर्जा का केवल 1 से 2% ही मानव संश्लेषण में पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है। मानव संश्लेषण में लाल रंग एवं बैगनी रंग का प्रकाश सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। पौधे द्वारा अवशोषित जल का केवल 1% प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी, मतलब 1 और 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका ये सही है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए लाल एवं बैगनी रंग का प्रकाश सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ये गलत लिया है, ठीक है। तो किस रंग का प्रयोग करते हैं सर्वाधिक, और एक देखिए, लाल करते हैं। लाल प्रकाश को क्लोरोफिल द्वारा लाल का प्रभावी ज्यादा ढंग से होता है लेकिन अवशोषित किया बैगनी का जाता कम है, होता जिसके है। बाद नीला, ठीक है। ठीक है, लाल प्लस क्या होता है, नीला होता है, क्या होता है, लाल प्लस नीला। पहले नंबर पे लाल, दूसरा नंबर पे नीला,
ठीक है। बैगनी प्रकाश में संश्लेषण की न्यूनतम दर होती है। ठीक है, बैगनी में क्या होता है, सबसे अच्छा कम काम होता है। ठीक होती है, है। इसलिए गलत है। ठीक है, क्या होना चाहिए, लाल और नीला होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सही है, 2 3। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। एंड्रोइकियम और गाइनोइकियम फूल के आवश्यक भाग हैं। पुंकेसर फूल का मादा एंड्रोक्विनोन। प्रजनन भाग है और स्टिग्मा नर प्रजनन भाग है। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने द्वारा उत्पन्न होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है। केवल ठीक है, एक सही है। इसमें 2 कथन जो है फर्स्ट वाला। सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखेंगे पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है। एंड्रोइकियम और गाइनोइकियम फूल के, ठीक है, आवश्यक भाग है, सही है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। पुंकेसर सर ये एक फूल का एंड्रोक्विनोन नर लिखा प्रजनन है। भाग है। ठीक है, ध्यान रखें, मादा नहीं है। तो पुंकेसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, नर मेन आर। नर प्रजनन है। ठीक है, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखें, तने के द्वारा, क्योंकि कैक्टस क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है, पानी की अधिक मात्रा में वहां पे उपस्थिति होती नहीं है, तो पौधे वगैरह, पत्ते वगैरह इसमें विशेष होते नहीं, इसलिए ये किसके द्वारा करते हैं, तो ये तना के द्वारा करते हैं। ठीक है, आप चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2 कथन सही है, 2 स्टेटमेंट सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पढ़िए और बताइए। सर नाश वाला सही है ना, प्याज का नाश। सेब और सेब स्ट्रॉबेरी, तो ध्यान रखें, सच्चे फल में नहीं आता है, डूब में आता है। ठीक है, असत्य है। हाँ। ठीक है, झूठा में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गलत है। जो फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें झूठे फल के रूप में जाना जाता है, ये भी गलत है। नहीं, ठीक है, आलू फ्रूट की है आंख फ्रूट। जड़ में संशोधन का संकेत देती है, ये भी गलत है। प्याज तने का संशोधित रूप है, ये आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आलू की आंखें उन गांठों गांठों का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें कलियां बनती है। ठीक है, ये कलियां संभावित होकर पौधे बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। और दूसरा जो है, जो फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें केले जैसे पार्थे नोकार्पिक फल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और सेब और स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, ये झूठे फल है, न कि सच्चे है। ठीक है, अब देखते हैं, कीटभक्षी पौधे कीटों को फंसाने और पचाने के लिए अपनी पत्तियों को विभिन्न आकार में संशोधित करती है। वे नेफेथेंसी परिवार से संबंधित है जिनकी पत्तियों में जार जैसी संरचना होती है। बताना कौन सा सही है। दोनों तो सही ध्यान है। में रखना, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। अनियन। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पढ़ लेता हूँ। ठीक है, कीटभक्षी पौधे कीटों को फंसाने और पचाने के लिए अपनी पत्तियों को विभिन्न प्रकार से संशोधित करती है। मुख्यतः इनको नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करनी होती है। ठीक है, इसलिए मतलब क्या करते हैं, ये उनको ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेफेंसी परिवार से संबंधित जिनकी पत्तियों में जार जैसी संरचना होती है, तो ये भी आपका सही है। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सेप्रोपाइटस सेप्रोपाइटस और परजीवी प्रकृति में स्वपोषी होते हैं। एपीफाइट प्रकृति में विषमपोषी होते हैं। पिक्चर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडर वाट कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है, तो ये तो सही है। ऊपर का 2 स्टेटमेंट क्या लग रहा है, सही लग रहा है। पता ठीक नहीं है, सर, तो इसका सेपरेट आंसर वो जो है सी ही है विषमपोषी है। केवल। ठीक है, केवल सेप्रोपाइटस यही सही है। ठीक परजीवी है, पर विषमपोषी है। तो सेप्रोफाइटस और परजीवी प्रकृति में क्या होते हैं, ये स्वपोषी नहीं होते हैं। क्या होते हैं, परजीवी जैसा ही हो जाएगा ना, तो परजीवी क्या होते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे आपको, विषमपोषी। ठीक है, पिक्चर प्लांट संडी वाला तो सही। एपीहाइट प्रकृति में विषमपोषी होते हैं, ये एपीफाइट हो क्या जाएंगे है? स्वपोषी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल कोशिकाएं होती है जिनमें केंद्रक और झिल्ली बंद कोशिकांगों का अभाव होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बनी होती है, बताइए।
ठीक है, किसकी बनी होती है? परमाणु आवरण। क्या होता है? परमाणु आवरण। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल कोशिकाएं होती है जिनमें केंद्रक और झिल्ली बंध कोशिकाओं का अभाव होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? तब परमाणु आवरण नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिनमें लैंगिक के रूप में, ठीक है, प्रजनन करने वाले जानवरों में अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन शामिल होता है। क्या कहलाता है? ठीक है, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिनमें लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जानवरों में अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन शामिल होता है। क्या कहलाता है? तो ध्यान में रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। निम्नलिखित पे फिर से विचार करना है। निमेटोफोरम बदलती दलदली के पौधों में होते हैं। ये संशोधित हवाई जड़ें पौधे और उनके तटीय आवास की जलयुक्त मिट्टी में ऑक्सीजन में सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, कोड का प्रयोग करके बताना कौन सा कथन सही है। इसका आंसर क्या है? दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, मतलब निमेटोफोरम दलदली पौधे, निमेटोफोरम की बात करेंगे, दलदली मिट्टी के पौधे में होते हैं। ठीक है, ये संशोधित हवाई जड़ें पौधे और उनके तटीय आवास की जलयुक्त मिट्टी में ऑक्सीजन की सांस लेने में भी मदद करती है। तो ये भी आपका क्या है? सही है, मतलब इसका कथन और कारण दोनों के दोनों क्या है? सही है। चलिए फिर से इसको सुमेलित करना है। ठीक है, भलाई क्या होगा? कोशिकाओं का यातायात पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक किसे कहते हैं? पॉलीआई ट्रैफिक ऑफ सेल वॉल किसे कहते हैं? पॉलीआई ठीक है, ध्यान में रखिएगा किसका हो जाएगा? गोल्जी निकाय को कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? लाइसो लाइसोसोम स्वयं को कहते हैं। ठीक है, पहलाडे का कण किसे कहते हैं? राइबोसोम ठीक है, हाँ ठीक है, किसे कहते हैं? पहलाडे का कण किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, किसे कहते हैं? राइबोसोम को। और वायरस का प्रोटीन कैप्सिड को। कैप्सूल ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन होम्योस्टेरिस निम्नलिखित में से कौन होम्योस्टेसिस की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाहरी परिवर्तनों के बावजूद स्थिर आंतरिक स्थिति बनाए रखने की स्थिति को कहा जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन होम्योस्टेसिस की सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? तो बाहरी परिवर्तनों के बावजूद स्थिर आणविक स्थिति बनाए रखने की स्थिति को कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना। मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना है जो सूचना दूत के रूप में कार्य करता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो सीधे मस्तिष्क गतिविधि के कार्यात्मक इरादे निर्धारित करती है। बताना कौन सी है? दोनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, तो ध्यान में रखिएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। बहुत स्टेटमेंट सही है। मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना है जो सूचना दूत के रूप में काम करता है। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो सीधे मस्तिष्क गतिविधि के कार्यात्मक इरादे से निर्धारित होती है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में चर्चा क्यों था? क्योंकि एलोन मस्क की कंपनी जो न्यूरालिंक ने मानव रोगी में, ठीक है, वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक प्रत्यापित किया है। ठीक है, कौन सी कंपनी ने किया है? तो एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी न्यूरालिंक ने। ठीक है, इसलिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चर्चा में था। ठीक है, क्योंकि मानव मस्तिष्क में इसको डाला गया। कोशिकांग कोशिकांग के रूप में गुणसूत्र आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। इस संदर्भ में मानव शरीर में एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। बताइए क्या सही होगा? ठीक है, बताना है। वाई गुणसूत्र हमेशा शुक्राणु द्वारा एक्स गुणसूत्र के अंडे द्वारा योगदान दिया जाता है। ठीक है, वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही? तो ध्यान में रखिएगा, ए और बी दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो एक का दो, दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, अब देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित दो कथनों को कथन और कारण के रूप में माने। ठीक है, बताना वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्राप्त करने के लिए मवेशी, ठीक है, वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्राप्त करने के लिए मवेशी मक्के की पत्तियों को खाते हैं। मवेशियों में रूमेन में, ठीक है, कई सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं। बताना क्या सही है? दोनों
ठीक है। है ना। हम्म हम इसका कथन और कारण आप दोनों के दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है। मवेशियों में रुमेन की कई सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, ये तो सही है। वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्राप्त करने के लिए मवेशी मक्के की पत्तियों को खाते हैं, ये भी सही है। ठीक है। अब चलते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 30 लाख से अधिक लोग कुष्ठ रोग के कारण अस्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। भारत में कुष्ठ रोग के सबसे ज्यादा मामले इस संदर्भ में कुष्ठ रोग के हैंसेन रोग किसके कारण होता है, मतलब किसके वजह से होता है, बताइए। लाइकोबैक्टीरियम लैक्टोज। ठीक है, बैक्टीरियल लोग है ना। ठीक है। तो माइको बैक्टीरियल लेपी, इसको लेप्रोसी भी कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो इससे भी आपका ये हाँ। सही हो जाना चाहिए। मनुष्य में भोजन के घटकों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पूरी तरह से बिना पचे ही पेट में पहुंच जाता है। तो वसा और वसा सेलुलोज और की बात करेंगे तो बिना पचे ही मतलब क्या होता है, पेट में आपका ये क्या होता है, तो पहुंच जाता है। ठीक है। कभी कभी भोजन निगलने के दौरान किसकी हलचल से गड़बड़ी के कारण खांसी शुरू हो जाता है, बताइए किसके किसके वजह से। एपिग्लोटिस। ठीक है। एपी ग्लोटिस। ग्लोटिस। ठीक है, ध्यान रखें क्या हो जाएगा, एपी ग्लोटिस की वजह से क्या होता है, खांसी शुरू हो जाती है, नहीं देखते एकदम शरक जाना जो कहते हैं। ठीक है। तो एपिग्लोटिस के कारण ही ऐसा होता है। ग्रसनी, इसको गला, एक पेशीय नली है जो खोपड़ी के निचले हिस्से के नीचे अन्न प्रणाली और ठीक है स्वर यंत्र के रूप में, लिरिक्स जिसको नहीं बोलते हैं, के ठीक ऊपर स्थित होती है। इस संदर्भ में ग्रसनी किसके लिए एक सामान्य मार्ग के रूप में काम करता है, पितरस के लिए, वायु और भोजन के लिए, केवल भोजन के लिए, केवल हवा के लिए, किसके लिए काम करता है, वायु और हम्म, किसके लिए, तो वायु के लिए भी और आपको भोजन के लिए, दोनों के लिए काम करता है। ठीक है। डीपीटी वैक्सीन मनुष्यों में 3 संक्रमकों के लिए दिया जाता है। दिए जाने वाले टीकों में एक बार को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में उस बीमारी की पहचान कर जो डीपीटी टीके के दायरे में नहीं आता है। ठीक है। तो टाइफाइड नहीं आता, कौन नहीं आता है, टाइफाइड नहीं होता है। ठीक है। टाइफाइड, डीपीटी में क्या होता है, पर्टुसिस है, ठीक है, डिप्थीरिया है और साथ में डिप्थीरिया, टिटनेस है। टिटेनस। ठीक है। ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों आता है। ठीक है। पर्टुसिस को क्या बोलते हैं, तो पर्टुसिस को काली खांसी बोलते हैं, क्या बोला जाता काला है, चार। अच्छा। ठीक है, खांसी। क्या बोलते हैं इसको, काली खांसी कहते हैं। ठीक है। टेटनस को हिंदी में कौन सा रोग बोलते हैं, टेटनस को हिंदी में क्या बोलता है, धनुष धनुष। कंटार कहा जाता है। ठीक है। लोकजा धनुष कंटार। लोकजा भी ना, ठीक है। क्या, लोकजा लोकजा। हाँ, अच्छा ये वो भी भी होता बोलते है। होंगे, लेकिन धनुष कंटार में देखा था इसलिए बोल दिया। ठीक है। कौन सा सेलुलर यंत्र मुख्य रूप से इंसुलिन प्रतिरोध के विकास में शामिल है, जो टाइप 2 मधुमेह की एक प्रमुख विशेषता है, बताइए क्या होगा, क्या होगा, इसका आंसर जो है आपका सी है। एडिपोसाइट्स और मांसपेशी कोशिकाओं में कोशिका की सतह पर ठीक है ग्लूटीफोर हस्तांतरण में कमी होता है। ठीक है। तो कौन सी सेलुलर तंत्र कोशिका मुख्य रूप से इंसुलिन प्रतिरोध के विकास में शामिल है, तो टाइप 2 मधुमेह की एक प्रमुख विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा एडिपोहाइट्स और मांसपेशी कोशिकाओं में कोशिका की सतह पर ग्लूटीफोर हस्तांतरण में कमी। ठीक है। अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मोटे अनाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ग्लूटीन प्रचुर मात्रा में होता है, सही है। मोटे अनाज आयरन से हम्म, भरपूर होता है लेकिन इसमें कैल्शियम की कमी होती है, ये मधुमेह की रोकथाम में मदद करते हैं, कौन सा कथन सही है, तो ध्यान में रखेंगे, बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर बी है। ठीक है। ये मधुमेह की रोकथाम में मदद करते हैं, ये आपका सही है। मोटे अनाज आयरन से भरपूर होते हैं लेकिन इसमें कैल्शियम की कमी होती है, एक गलत लिया है। मोटे अनाज की बात करेंगे, मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा प्रतिरोधी और ज्यादातर भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाने वाला समूह है। ठीक है। वह वनस्पति परिवार ओएसी के संबंधित मोटे बीज वाली घास है। मोटे अनाज में जिंक और कैल्शियम जैसे खनिज का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है। तो कैल्शियम की कमी होता है, ये तो गलत हो गया। ग्लूटीन प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, ग्लूटीन नहीं होता नहीं है भी इसमें। ठीक होता है। है ना, ग्लूटीन से नहीं। मुक्त होता है। ठीक है। ग्लूटीन क्या होता है इसमें, मुक्त होता है। ठीक है। और मोटे अनाज में आयरन होता है, ठीक है, जिंक होता है,
ठीक है। और साथ में क्या होता है, तो कैल्शियम होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और मोटे अनाज का वर्ष कब घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा? 2023। 2023 का घोषित किया गया, ठीक है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ब्रायोफाइट्स को पादप साम्राज्य का उभयचर बनाता है? ब्रायोफाइट जो होता है पादप साम्राज्य का उभयचर क्यों कहते हैं भाई? वो मिट्टी में रहने के बावजूद उन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। उभयचर कौन होता है? जो कि मिट्टी पे भी रह सकता है, पानी पे भी, जल और स्थल दोनों में रह सकता है, उसको उभयचर कहते हैं। तो ब्रायोफाइट जो होता है पादप साम्राज्य का उभयचर इसलिए है क्योंकि मिट्टी में रहने के बावजूद उन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, भारतीय विज्ञान संस्था IISc के एक स्टार्टअप अजूका लैब्स ने, ठीक है, MWRAPR लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन MWRAPR शब्द का सबसे अच्छी व्याख्या करता है? क्या है ये? तो ध्यान, ये भारत की पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट है। क्या है ये? स्वदेशी तो ध्यान रखिए, भारत का पहला, ठीक है, स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं उपकला। उपकला उत्तक की विशेषता, इसकी ध्रुवीयता, यह ध्रुवता मानव शरीर में उपकला उत्तकों के कार्य में कैसे योगदान करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये शराब और अवशोषण जैसे विभेदित कार्यों को सक्षम बनाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्त के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उत्तकों को फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से उत्तकों तक पहुंचाना, उत्सर्जी पदार्थों को उत्तकों से गुर्दे तक पहुंचाना, हार्मोन और उष्मा का वितरण करना। रक्त का कौन सा कार्य है उस पर बात होना है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट जो है सही, जो है 2 और 3 आपका जो है सो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से उत्तकों तक पहुंचाना सही है। 1 मिनट, मिस्टेक कर दिया क्या? गलत वाला लगा दिया, मतलब इसका 3 और 4 जो है आपका सही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से उत्तकों तक पहुंचाना गलत है, ऑक्सीजन होता है इसमें। उत्तकों को फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाना ये भी गलत है, ठीक है। इसमें सही कौन है? तो उत्सर्जित पदार्थों को उत्तकों से गुर्दे तक पहुंचाना, ठीक है। हार्मोन और उष्मा का वितरण करना, ये सही है, ठीक है, समझ गए। मनुष्य में अगर बात करेंगे तो लगभग ध्यान में रखना है, मनुष्य में अगर बात करेंगे तो 5 से 6 लीटर के आसपास मुख्यतः ब्लड पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। सबके वेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है ब्लड जो होता है, परिवहन की काम करता है, जैसे रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से उत्तकों और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तकों से फेफड़े तक पहुंचाता है। यहाँ पे तो गलती कर दिया है, उत्तकों से फेफड़ों तक मतलब किसे? उत्तक से फेफड़ा तक जाएगा CO2, क्या जाएगा? अब फेफड़ों से उत्तकों तक कौन जाएगा? इसके क्या जाएगा? तो ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यही गलत कर दिया, तो फेफड़ों से उत्तक तक, ठीक है, फेफड़ों से उत्तक तक क्या होगा? CO2, ठीक है, सॉरी, फेफड़ों से उत्तक तक ऑक्सीजन, फेफड़ों से उत्तक तक क्या होगा? ऑक्सीजन। उत्तकों से फेफड़ों तक क्या जाएगा? तो CO2 जाएगा, ठीक है, बस यही गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन है, रेशम है, सेलुलोज तो प्राकृतिक बहुलक में नहीं आता है ना, ये आता है, वो भी आता है, बिल्कुल, उपयुक्त सभी प्राकृतिक पॉलीमर है, ठीक है। सेलुलोज भी है, ठीक है, रेशम भी है, ऊन भी है, सबके सब है। ट्रांस वसा, ट्रांस वसा वनस्पति तेलों से उत्पन्न असंतृप्त वसा है। इस संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, क्या सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, इसका आंसर जो है आपका ये सही है, ठीक है। मतलब क्या है? ट्रांस वसा या ट्रांस फैटी एसिड, असंतृप्त फैटी एसिड जो प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोतों से आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ट्रांस वसा वनस्पति तेलों से उत्पन्न असंतृप्त वसा, इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो ट्रांस वसा या ट्रांस फैटी एसिड असंतृप्त फैटी एसिड है जो प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोतों से क्या होते हैं? आते हैं। द लैसेंट से प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। इस संदर्भ में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए क्या सही है?
इसका ऑप्शन जो है डी है, ठीक है। 2 और 3 ऑप्शन को क्या लिया है, सही लिया है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। द लैसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। इस संदर्भ में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, ठीक है। किसी भी देश में किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन के बावजूद एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो 2 तो सही है। साथ में बात है 3 नंबर, ठीक है। रेड लाइन अभियान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य दवा प्रतिरोध पैदा करने वाले अनावश्यक नुस्खे और एंटीबायोटिक दवाओं को ओवर द काउंटर बिक्री को हतोत्साहित करना है, ठीक है। मतलब ओवर द काउंटर बिक्री जो हो रहा है उसको मतलब कम करना, हतोत्साहित करना है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन गलत है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध किसी व्यक्ति के इलाज के लिए पहले इस्तेमाल की गई दवाओं के प्रभाव का विरोध करने की क्षमता है, ये गलत है। संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, बुलिमिया नॉर्वेसा के रोगियों में कौन सी संज्ञानात्मक प्रकृति, ठीक है, सबसे अधिक देखी जाती है? करंट करनी चाहिए सब, ठीक है ना। सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है, या तो सब कुछ सोच लेते हैं या फिर कुछ भी नहीं सोचते। तो संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत के अनुसार बुलिमिया नॉर्वेसा, ठीक है, बीमारी का नाम है, क्या नाम है? बुलिमिया नॉर्वेसा। इसे ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, कि रोगियों में कौन सी संज्ञानात्मक विकृति सबसे अधिक पाए जाते हैं? सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। रोग एक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, मतलब डिजीज का नाम बताना। WHO ने 2018 में एक अज्ञात रोगजनक का प्रतिनिधित्व करने के लिए रोग एक्स की शुरुआत की, जो कि एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महामारी का कारण बन सकती है। कोविड-19 पहली डिजीज एक्स थी और ये फिर से हो सकता है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका बात करेंगे, सी सही है, ठीक है। ध्यान रखिए, दोनों के दोनों सही है। बहुत स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। ध्यान में रखना है, WHO ने 2018 में अज्ञात अज्ञात रोगजनक की प्रतिनिधित्व करने के लिए रोग एक्स की शुरुआत की है, जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महामारी बीमारी का कारण बन सकती है। पहला रोग एक्स जो था कोविड-19 पहली डिजीज एक्स थी और ये फिर से मतलब हो सकता है, इसलिए तैयार है, वैक्सीन कुछ काम करने वाला नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक आयरन एक प्रोटीन है, रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में रक्त को हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? देवी और सोचना बताइए। निमोनिया, एनीमिया तो होगा नहीं, बाकी दो को बच का कौन होगा? कि निमोनिया एनीमिया भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है ना। अरे रक्त की बीमारी कौन है इसमें से? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया है ये, ठीक है। निमोनिया कहाँ होता है? निमोनिया लंग्स में होता है ना। और लंग्स में होता है निमोनिया, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक आयरन एक प्रोटीन है, रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की परिवहन के लिए आवश्यक है, ठीक है। इस संदर्भ में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो एनीमिया। अब आते हैं, ठीक है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिम्फोसाइट्स बनाता है, जो रक्त को फिल्टर करता है, रक्त कोशिकाओं को आगे क्या है बोल रही है? जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं करेंगे बीच में नहीं बोलना है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिम्फोसाइट्स बनाता है, रक्त को फिल्टर करता है, रक्त कोशिकाओं को संकृत करता है और पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, क्या होगा? जिसका तिल्ली, ठीक है, स्प्लीन जिसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिम्फोसाइट्स बनाता है, रक्त को फिल्टर करता है, रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करता है और पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है? तो कौन करता है? तो तिल्ली करता है, ठीक है। अब ध्यान में रखिए क्या होता है? तिल्ली, ठीक है। पलीहा मानव शरीर में एक अंग है जो लसिका प्रणाली का हिस्सा है। पलीहा लिम्फोसाइट्स बनाता है, रक्त को फिल्टर करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पलीहा तिल्ली को बोलते हैं ना, स्प्लीन बोलते हैं इसको, पलीहा क्यों लिखा हुआ है इसमें? अच्छा, ठीक है, चलिए सही है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 10,000 भारतीय जीनोम को अनुक्रमित करने का एक डाटाबेस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना, क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका स्टेटमेंट जो है आपका कौन सा कथन गलत है? तो केवल 3 गलत है, मतलब बाकी ये आयुष मंत्रालय के पहले ये गलत है, ठीक है। बाकी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्रेरित है।
इसका उपयोग दवाओं और उपचारों को अनुकूलित करने के लिए किया जा रहा है, ये सही है। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय की पहल नहीं है, तो किसका पहल है? ठीक है, या ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है। किसकी पहल है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं बायोप्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बायोप्लास्टिक का तात्पर्य पेट्रोलियम के बजाय पौधे से बने प्लास्टिक से है। बायोप्लास्टिक अपने निर्माण के दौरान अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, कौन सा सही है? तो केवल पहला नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बायोप्लास्टिक का तत्व पेट्रोलियम के बजाय, ठीक है, पौधे से बने प्लास्टिक से है, ये तो आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। सभी जीवित जीव रसायनों के से बने होते हैं। सभी जीवित जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन लगातार बनते हैं और कुछ जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। हमारे शरीर में हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग, ठीक है, चयापचय है। बताओ उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका जो है सो ध्यान रखिए, इसका आई थिंक सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही है। सभी जीवित जीव रसायनों से बने होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रसायन लगातार बनते हैं और कुछ जैव अणुओं में परिवर्तित होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का रोग चयापचय है, तो ये भी चयापचय है, तो ये भी आपका सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट जो आपके चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, डाटा महासागरों में, ठीक है, मुख्य उत्पादक है। ठीक है, जो जो डूबने वाले जो लोग जो होते हैं ना, उससे डाटा की उपस्थिति से उसकी मृत्यु का कारण का पता लगाया जाता है, पता है ना? ठीक है, तो डाटा महासागरों का मुख्य उत्पादक है। कुछ प्रोटोजोआ विषम पोषी और शिकारी या परजीवी के रूप में रहते हैं। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। खनिजीकरण के दौरान कुछ रोगाणुओं द्वारा ह्यूमस का सृजन होता है। पानी में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी में चले जाते हैं और लिंचिंग नामक प्रक्रिया द्वारा अपक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ फिर से बात करेंगे, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। खनिजीकरण के दौरान कुछ रोगाणुओं द्वारा ह्यूमस का सरण होता है। ठीक है, पानी में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी में चले जाते हैं और लिंचिंग नामक प्रक्रिया द्वारा अपक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, जो कि मिट्टी के क्षरण का कारण भी बनता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सभोजिता सभोजिता दो जीवों के बीच एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। इस संदर्भ में सभोजिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सभोजिता में दोनों जीवों का लाभ होता है, दोनों जीवों को नुकसान होता है। एक जीव को फायदा होता है बल्कि दूसरे को नुकसान होता है। एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। देखिए, दो तरह का होता है। ठीक है, दोनों जीवों को लाभ जब होगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है भाई? जो कि मतलब एक भैंस और मतलब एक कौवा का जो रिलेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको? साक्षरे सहजीवी, तो आई थिंक उनको बोलते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेबल हो तो उसको सहजीवी बोला जाता है। ठीक है, दोनों को नुकसान किसी से, एक जीव को फायदा जब दूसरे को नुकसान होगा तो परजीवी बोलते हैं। ये जोंक वगैरह क्या है? परजीवी में होगा। ठीक है, मनुष्य क्या जानवर में चिपक कर उसका पूरा खून को चूस जाता है, अब बदले में क्या मिलता है? तो उसको कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, बदले में क्या होता है? जिस प्राणी में वो चिपका रहता है उसका नुकसान होता है। एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरा अप्रभावित आता है, तो उसको सबभोजिता कहते हैं। ठीक है, तो तीन तरह का जैसे सहजीवी होता है आई थिंक, एक होता है परजीवी होता है, एक होता है स्वभोजिता होता है। कभी कभी आप लोग देखिएगा खेत वगैरह में बस ट्रेन से जाते रहिएगा तो खेत वगैरह से होकर गाड़ी जब गुजरती है ना आसपास से, तो देखिएगा जो भैंस वगैरह जो होगा उसके ऊपर देखिएगा कौवा वगैरह या फिर कुछ चिड़िया वगैरह बैठी रहेगी। ठीक है, और क्या होता है ना, उसमें उसमें छोटा छोटा जो जंतु जो होता है जो कि मतलब भैंस को या फिर वो जानवर को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसमें से चुन चुन कर वो खा जाती है। तो उससे बॉडी को, जो जानवर का जो बॉडी जो होता है वो रिलैक्स होता है, क्योंकि उसमें जो उसको बॉडी को जो काटते रहता है वो जीवाणु, जो भी एनिमल्स कह लीजिए, कुछ भी कहिए, उनसे उनको मुक्ति मिल जाता है। और दूसरा जो उनके शरीर पे बैठता है उसको क्या होता है? उसको भोजन भी मिल जाता है, तो दोनों को फायदा हुआ। तो उसको साइटिंग सहजीवी कहते हैं। एक होता है परजीवी होता है, वो आपके साथ रहेगा, आपके साथ सब कुछ करेगा, वक्त गुजारेगा। ठीक है, बशर्ते में आपका नुकसान करेगा। जैसे मान लीजिए जोंक होता है ना, जोंक जो कि क्या होता है, जानवरों का मनुष्य के शरीर में चिपक जाता है, पूरे ब्लड से मतलब क्या पूरे बॉडी से मतलब ब्लड को चूसता है। ठीक है,
नुकसान पहुंचाता है, उसको तो फायदा होता है लेकिन इंसान को नुकसान होता है, फिर जानवर को नुकसान होता है। और एक होता है आपके बॉडी में रहेगा, आपसे फायदा लेगा, उसको तो फायदा होगा लेकिन आपको किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्वभोजता बोलते हैं। आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो। सर अरे सर, ठीक है, अब चलते हैं 75 नंबर पर। बर्फ के कारण पेड़ यांत्रिक रूप से झुक जाते हैं। अत्यधिक तापमान, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बीच संतुलन को बिगाड़ देता है। पाले से कोशिकाओं की क्षति और कैंसर बनने के कारण युवा पौधों की मृत्यु हो जाती है। बताना कौन सा सही है? तो बर्फ के कारण पेड़ यांत्रिक रूप से झुक जाते हैं तो सही है। अत्यधिक तापमान, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बीच संतुलन को बिगाड़ देता है, ये भी सही है। पाले से कोशिकाओं की क्षति और कैंकर बनने के लिए युवा पौधों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, पाला नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपका सही है, ठीक है, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट। अब आते हैं मिलाना। मिलाइए, क्या होगा, कौन किधर जाएगा, मतलब इसमें क्या करना है, मिलाना है। हाँ, मिलाइए। सीसा, पेंट और डॉगी पर क्या है, विमानन ईंधन। कैडमियम किस में जाएगा, सेमीकंडक्टर, चिप्स, धूम्रपान, तंबाकू। पारा किस में जाएगा, तो कोयला, दहन सेंसर, लैंप, भूतापीय, ठीक है। यूरेनियम खनन, ड्रिलिंग, कटाई, विस्फोटक में काम आता है, ठीक है। तो यूरेनियम तो आपको विस्फोटक से पकड़ा ही जा रहा है, ठीक है। पारा की बात करेंगे, नहीं पकड़े। कैडमियम की बात करेंगे तो भाई कैडमियम जो होता है सेमीकंडक्टर चिप्स में होता है, ठीक है। शीशा की बात करेंगे तो औद्योगिक प्रक्रियाएं जो होता है उससे शीशा निकलता है जो कि नुकसानदायी होता है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा पकड़ा रहा, तो इससे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 76 का कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तेल फैलने से पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, बात सही है क्या। तेल रिसाव को सूक्ष्म जीवों की सहायता से साफ किया जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तेल रिसाव मुख्यतः जो होता है ना, जहाज वगैरह जो जाती है तो उससे तेल रिसाव होता है। और तेल क्या होता है ना, पानी के ऊपर फैल जाता है, क्योंकि तेल पानी के ऊपर तैरता है, पता है ना। जिससे क्या होता है, जो जीव जंतु जो होते हैं उसके लिए नुकसानदायी होता है। कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल पॉलिप्स अपनी उत्तकों के अंदर रहने वाले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे मामलों में मूंगे अपना, ठीक है, जीवंत रंग खो देते हैं, मूंगा चट्टान, और सफेद हो जाते हैं। मूंगा विरंजन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, ठीक है। तो ध्यान में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, तो इसका सबसे प्रमुख कारण तो है ही, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रहा, मूंगा चट्टान का जीवन समाप्त हो रहा है। महासागरीय का अम्लीयकरण भी है, अपसादन भी है, ठीक है, और इपीजीटिक्स मतलब रोगजनक होना भी शामिल है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। भारत में मूंगा चट्टान कहाँ पे मिलेगा, कोरल द्वीप कहाँ पे भारत में, हम्म, कोरल द्वीप कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए लक्षद्वीप में है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए, अब आते हैं जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे जिनमें बीजांड किसी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं और खुले रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या सही जिम्नोस्पर्म के संबंध में, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल पहला सही है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म नर और मादा, ठीक है, गैमेटोफाइट्स का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में पराग कण, बीजांड, विशेष संरचनाओं विकसित होते हैं जिन्हें फूल कहा जाता है। भाई साहब नहीं विकसित होता है, ठीक है। तो केवल एक स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसका क्या है, सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड का एक प्रकार है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है और प्रकाश संश्लेषण की साइट के रूप में कार्य करता है, बताइए क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिड का एक प्रकार है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है और प्रकाश संश्लेषण की साइट के रूप में काम करता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। यदि आर एच डी कारण को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में रक्त समूह की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए। कितने हैं भाई, मनुष्य में रक्त समूह की संख्या कितनी होती है, बता दे रहा हूँ। एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, एक होता है ओ होता है। सबका पॉजिटिव निगेटिव होता है, ठीक है।
लेकिन मुख्यतः रक्त समूह कितने टाइप्स के होते हैं? तो मुख्यतः कितने टाइप्स के होते हैं? तो ध्यान रखें 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 4 को मतलब क्या कर दीजिए, सबका आरएचडी समूह में क्या होता है, सबका ऋणात्मक, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सबका निगेटिव होगा, होगा ना निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका तो कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के हो गए, ठीक है। कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार का, ठीक है। क्योंकि ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, ठीक है। इसमें यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ होता है, ओ पॉजिटिव होता है, या फिर ओ निगेटिव होता है? ओ ओ निगेटिव। निगेटिव होता है, ठीक है। ध्यान रखें, ओ निगेटिव की बात में यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टोटल अगर आर एच डी कारक को अगर ध्यान में रखा जाए तो 8 प्रकार के। वैसे ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे 4 प्रकार की होता है। इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? किसने की थी? लैंड स्टीनर ने, ठीक है। आप जानते बीबी पेरस प्रजनन विधि को संदर्भित करता है जहां संतान मां के शरीर के अंदर विकसित होता है और जीवित पैदा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीबी पेरस नहीं है? कौन सा नहीं है? ठीक है, प्लेटिपस नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए, कौन सा बीबीपेरस नहीं है? तो प्लेटिपस की बात करेंगे, बीबीपेरस नहीं है। बीबीपेरस कौन होते हैं? तो बीबीपेरस वो जानवर जो सीधे अपनी तरह के बच्चों को जन्म देते हैं। बीबीपेरस जानवर वे जानवर जो अपनी तरह के बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जी। अंडे देते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। कॉकरोच का हृदय 13 कक्षीय होता है। मनुष्य का हृदय कितने कक्षीय होता है? 4 सर। 4। ठीक है, बिल्कुल 4 होता है, ठीक है। कछुए के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सॉरी, कॉकरोच का हृदय 13 कक्षीय होता है। चींटी और दीमक सामाजिक प्राणी है, तो बिल्कुल चींटी और दीमक सामाजिक प्राणी है। उभयचर गर्म रक्त वाली प्रजाति है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना है। केवल 3। हाँ, केवल 3 गलत है, क्योंकि उभयचर गर्म नहीं होता है, नहीं कि इसका क्या होता है? ठंडा कोल्ड होता है। क्या होता है? कोल्ड होता है, ठीक है। बाकी कॉकरोच का हृदय 13 कक्षीय होता है। चींटी और दीमक की बात करेंगे सामाजिक प्राणी, ठीक है। मधुमक्खी भी सामाजिक प्राणी में आते हैं, पता है? मधुमक्खी भी सामाजिक प्राणी है, ठीक है। भले ही काट लेती है दूसरी बात है, लेकिन वो भी सामाजिक प्राणी में आती है। अब आते हैं सर, एक साथ 84 जो नंबर झुंड में क्वेश्चन काम देखते हैं। करते हैं उसको सामाजिक प्राणी कहते हैं। काटना तो उसकी हाँ प्रवृत्ति है, बिल्कुल, क्योंकि हाँ आप अगर बिल्कुल, उसको ठीक छेड़ है। रहे हैं तो इस वो तो छोड़ेगा नहीं। अरे वैसे मजाक में बोले, मुझे ही पता है, ठीक है। घरेलू मक्खी, तितली और तसे तसे मक्खी कीड़े हैं, ठीक है। सेंटीपीड, मिलीपेड और स्पाइडर कीड़े हैं, ठीक है। तो भाई साहब, स्पाइडर कीड़ा में आएगा क्या? ठीक है। जी सर। उड़ने वाले मछली, कटल फिश, सिल्वर फिश मछलियां हैं। बताए कौन सही है इसमें? नहीं, तीसरा हमको सही नहीं लग रहा है। 1 और 2 तो सही दूसरा लग भी रहा सही नहीं है, ठीक है। है। स्पाइडर तो अच्छा, कीड़ा में ठीक है। थोड़ी ना आता है। कीड़ा में कौन आएगा जिसके कितने पैर होंगे? ठीक है, 8। अच्छा। 6 पैर होता है, ठीक है। जिसके 6 पैर होते हैं वो कीड़े में आते हैं। स्पाइडर के कितने पैर हैं? 8 है, 8 ठीक है। होता है। घरेलू मक्खी, तितली, तसे तसे ये कीड़े हैं। उड़ने वाली मछली, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, ये सब मछली नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो 84 का केवल एक सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। मकड़िया जो होता है ना, अर्चिंडा वर्ग से संबंधित है। कीड़े इंसेक्टा वर्ग से संबंधित है। कन खजूरा आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। कटल फिश फाइलम मोलस्का से संबंधित है, जबकि उड़ने वाली मछली फाइलम कार्टिडा से संबंधित है, ठीक है। तो ये सबके सब वर्ग है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पूरक प्रणाली प्रतिरक्षा रक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। पूरक प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो पूरक प्रणाली का प्राथमिक कार्य की बात करें, रोगाणु और क्षतिग्रस्त जीवाणुओं को साफ करने के लिए एंटीबॉडी और फैगोसाइटिक कोशिकाओं की क्षमता को मतलब क्या करना है? बढ़ाना है, ठीक है। समझ गए? पूरक प्रणाली प्रतिरक्षा रक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। पूरक पूरक प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छिपकलियां ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। बात सही क्या? ठीक है। कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। दो तो सही है। उसके बाद कुछ कछुए मांसाहारी होते हैं, अन्य शाकाहारी होती है, जबकि कुछ सर्वाहारी होते हैं। कौन सा सही है, बताइए। तो भाई साहब, ये ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के नहीं, ठीक है। छिपकली को अंटार्कटिका के छोड़कर सभी महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पे नहीं पाया जाता है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका,
यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा छिपकली, ठीक है। कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, किंग कोबरा, ठीक है। सही कुछ कछुए मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, जबकि कुछ सर्वाहारी होते हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट सही है? तो दो सही है, ठीक है। पहला वाला गलत है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर नहीं, अंटार्कटिका को छोड़कर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। आंख का कॉर्निया शरीर का ऐसा हिस्सा है जहां रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। कॉर्निया में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, ध्यान में रखना है। कॉर्निया को ही मतलब दान दिया जाता है, इसलिए रक्त की आपूर्ति नहीं होती, इसे भी समझ सकते हैं। होमोसेपियंस एकमात्र ऐसी प्रजाति जिनमें ठुड्डी होती है। सभी केशियों में नर एवं मादा दोनों अंग होते हैं, ठीक है। तो कौन सा सही? तो इसका ध्यान रखिए, 87 का डी सही। सभी केशियों में नर और मादा दोनों अंग होते हैं, ठीक है। अब आते हैं लीवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लीवर शरीर का एक अंग है जो केवल अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न मेटाबोलाइट्स को, ठीक है, मेटाबोलाइट्स को डिटॉक्सिफाई करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाना है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है। बताना कौन सही है? 2 और 3 सही है सर। पहला ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि सिर्फ लिवर 2 और 3 आपस सही। लीवर शरीर का एक अंग है का एक अंग है जो केवल अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, नहीं, तो ये मुझे गलत पता है, ठीक है। है। लीवर का काम विभिन्न मेटाबोलाइट्स को डीऑक्सियोफ्लाई करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में जमा होता था, ये सही है, ठीक है। मतलब 2 और 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उस तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसके द्वारा थाइमस में केंद्रीय सहिष्णुता स्थापित की जाती है? क्या सही बताइए? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा 89 का ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या है? 89 का ऑप्शन बी है, ठीक है। टी कोशिकाओं का नकारात्मक चयन जो स्व एंटीजन से मजबूती से क्या होते हैं? बंधते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए पढ़िएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा आणविक तंत्र इंसुलिन उत्तेजना पर मांसपेशियों की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज ग्रहण करने में वृद्धि ग्लूकोज ग्रहण में वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? बताइए क्या होगा? 3 नंबर सर, इसका ग्लाइकोजेन ऑप्शन ए होगा, प्लाज्मा झिल्ली में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का संक्रियन। प्लाज्मा झिल्ली में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का, ठीक है, संक्रियन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या लिया? तो ऑप्शन नंबर ए लिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जिनमें अपने स्राव को शरीर की सतह पर या शरीर में डालने के लिए एक नलिका होती है। एक्सोक्राइन नलिका ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जिनमें अपने स्राव को सीधे रक्त में डालने के लिए नलिकाएं नहीं होती। उपयुक्त में से कौन दोनों सा गलत है कथन सर। सही है? दोनों गलत है दोनों क्योंकि उल्टा दोनों ने लिखा उल्टा हुआ है। कर दिया है। एक डक्टलेस होता बिल्कुल। है जो इंडोक्राइन वाला होगा, और एक्सोक्राइन वाला नलिका साथ रहेगा, यानी कि वेसल्स होंगे हाँ जिसमें। बिल्कुल, दोनों के दोनों क्या है? तो अपोजिट है, ठीक है, ध्यान रखिए क्या है? तो दोनों के दोनों क्या है? तो अपोजिट है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जिनमें अपने स्राव को शरीर की सतह पर या शरीर में डालने के लिए नलिका होती है, गलत है। इसमें एक्सोक्राइन होगा, ठीक है, अब बाकी है अंतःस्रावी होगा, ठीक है। मलेरिया का सबसे गंभीर रूप से मलेरिया के सबसे गंभीर रूप के लिए जिम्मेदार परजीवी प्लाज्यूडेनियम फॉल्सीफेरम मेजबान की प्रतिरक्षा प्रणाली में कैसे बच निकलता है? इसकी सतह में एंटीजन को बार बार बदलने से, ठीक है, इसकी सतह के एंटीजन को बार बार बदलने से क्या होता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली से मतलब बच के निकल जाता है, ठीक है। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कृषि में उपयोग किए जाने वाले पौधे हैं जिन्हें डीएनए अनुवांशिकों इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। इस संदर्भ में उस देश की पहचान करें जो ऐसी बायोटेक फसलों का शीर्ष उत्पादक है। अनुवांशिक वाला फसल का कौन है? तो यूएसए। कौन है? यूएसए। तो यूएसए, हाँ। एशिया में कुछ हिस्सों में चावल का अनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण विकसित किया गया जिन्हें गोल्डन राइस के रूप में जाना जाता है। गोल्डन राइस एक, ठीक है, ट्रांसजेनिक चावल किस्म जिसमें किस विटामिन का समृद्ध होता है? कौन सा विटामिन होता है गोल्डन राइस में? B6 ए गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, ठीक है, B6 नहीं होता। कौन होता है? विटामिन ए। क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। विटामिन ए बीटा कैरोटीन से बनता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चावल के पौधों को मक्का से प्राप्त बीटा कैरोटीन जीन के माध्यम से संशोधित किया है, ठीक है।
या उन क्षेत्रों में गरिष्ठ भोजन उगाने और उपयोग का, ठीक है, करने को बढ़ावा देता है जहां आहार में विटामिन ए की मतलब क्या होती है, कमी देखी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना। बारनासा, बारनासे, बार स्टार और बार निम्नलिखित में से किसका संदर्भ देते हैं, क्या है, क्या चीज है ये सबके साथ संकर बीज, ठीक है, हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए जीन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखेंगे कार्डी गोल्ड, कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान रखें, इसका आंसर जो है सी लिया है। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, यह कार्डिसेप्स मिलिटेरिस और गोल्ड साल्ट के अर्क के संश्लेषण से प्राप्त होता है। कार्डिसेप्स मिलिटेरिस को इसके जबरदस्त औषधीय गुणों के कारण सुपर मशरूम कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुवांशिक हेरफेर पुनः संयोजक डीएनए, ठीक है, प्रौद्योगिकी, लक्ष्य जीन को साइलेंसिंग करना, आरएनए हस्तक्षेप या फिर जीन उत्पादन उद्देश्य प्रौद्योगिकी, बताना इनमें सही सुमेलित कौन सी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बस जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किसमें किया जा सकता है, तीनों में सर। तो अनुवांशिक हेरफेर किया जा सकता है, पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी में भी होता है, लक्ष्य जीन को साइलेंसिंग करने में भी काम हो सकता है, जीएनए संपादन के उद्देश्य में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। अनुवांशिक रूप से इंजीनियर बैक्टीरिया पर्यावरण से प्रदूषकों को साफ कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बायोसिंथेसिस। बायो रेमेडिएशन से, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, बायो रेमेडिएशन से इसको संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। डीएनए, डीएनए बार कोडिंग की एक तकनीक है जिसका उपयोग लघु और मानकीकृत डीएनए अनुक्रमों के आधार पर प्रजातियों की पहचान और वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में नीचे उल्लेखित कथनों से डीएनए बार कोडिंग के अनुप्रयोगों की पहचान करें, बताइए क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, नई प्रजातियों को पहचानने में मूल्यांकन करने में होता है, विदेशी आक्रामक प्रजातियों को पता लगाने में होता है। ठीक है, इसका ए और दो सही है। ठीक है, विशिष्ट जीन को लक्षित करने के रोगों का इलाज करना नहीं, विशिष्ट लक्षणों को पौधे बनाना, ये भी इसका काम नहीं होता है। ठीक है, तो डीएनए बारकोडिंग का काम क्या होता है, तकनीक है नई प्रजातियों की पहचान और मूल्यांकन करना, विदेशी आक्रामक प्रजातियों को पता लगाने में इलाज। ठीक है, इसका क्या सही है, तो इसका ध्यान रखेगा, बिल्कुल। ठीक है, एक और दो सही है। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने कोलकाता में अपने 3D मुद्रित डाकघर के उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण तकनीक छलांग लगाई। 3D मुद्रित डाकघर कोलकाता में हुआ है क्या, ठीक है, तो नहीं हुआ है ना, कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है ना, ठीक, गलत हो गया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका 3D प्रिंटिंग में वैश्विक नेता है। ठीक है, ये सही है। एशिया में 3D प्रिंटिंग बाजार का लगभग 50% हिस्सा जापान के पास है, ये भी गलत, पक्का इसमें चीन के पास है। देखता हूँ किसके पास है, चीन के पास है। चीन के पास है। चीन, ठीक है, चीन 50%, ठीक है, 30% जापान, 10% के पास दक्षिण कोरिया। ठीक है, बेचारा 10% में पूरा एशिया है। ठीक है, तो गलत हो गया, तो कौन सा सही है, तो केवल आपका दो सही है। फॉरेस्ट पाथवेज रिपोर्ट 2023 ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि 2022 में वैश्विक वनों की कटाई 6.6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई, जिनमें प्राथमिक और उष्णकटिबंधीय वन हानि 4.1 मिलियन हेक्टेयर थी। इस संदर्भ में फॉरेस्ट पाथवेज रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, मतलब रिपोर्ट आई है किसके द्वारा आई, तो ध्यान रखिएगा, WW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, WW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ध्यान में रखें, तो फॉरेस्ट पाथवे रिपोर्ट किसके द्वारा, WWF के द्वारा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। 102 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित घटना विचार करिए, यह डल झील के जल ग्रहण क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से पे स्थित है। हंगुल और पीले गले वाला माटन यहाँ आसानी से पाया जाता है। वनस्पति हिमालय नम्र शीतोष्ण है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रहा है, पता ही चल जाएगा, दाचीगाम, राष्ट्रीय उद्यान सर। दाचीगाम के बात, किसके, दाचीगाम के बारे में बात हो रही है। डाइमिथाइल ईथर DME और MD15 जिन्हें हाल में ही समाचार पत्रों में देखा गया, क्या है वो MD15, इसको बैन कर दिया गया ना, पर्यावरण के ये वैकल्पिक ईंधन है, सॉरी नहीं, इसका आंसर लिया वैकल्पिक ईंधन।
डाई मिथाइल ईथर और MD15 जिन्हें हाल में ही समाचार पत्रों में लिखा, वे क्या है? तो वैकल्पिक ईंधन। ठीक है इसी से ध्यान ट्रैक्टर MD। बनाया था ना कानपुर, हाँ बिल्कुल, ये IIT क्वेश्चन भी कानपुर। पूछा था सर। अरे ये तो क्वेश्चन पूछा था ना आपका 69 में। डाई मिथाइल ईथर MD15 वैकल्पिक ईंधन है। डीजल 15 या फिर MD15 एक विशेष ईंधन है जिसे भारतीय रेलवे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। यह ईंधन मिश्रण जिसमें 15% मेथनॉल, 71% खनिज डीजल और 14% कपलर शामिल है। ठीक है। हाल में IIT कानपुर ने भारत का पहला डाई मिथाइल इथिल ट्रैक्टर वाला ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र है जो जल निस्पंदन, बाढ़ नियंत्रण और विभिन्न वन्य जीवों के लिए आवास जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। आर्द्र भूमि और उनके ठीक है संबंधित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। तो सबसे पहले आप हम ये बार आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई? हाउ मेनी वेटलैंड्स इन इंडिया टिल नाउ? 80। कितना अभी तक? सही है सर। बिल्कुल, कितना है? 80 है। रीमा देवी जी आ गए। चलिए बताए, होकरा वेटलैंड कहाँ पे है? जम्मू होकरा कश्मीर। वेटलैंड ठीक है, ये जेके में है। किधर है भाई जेके? दिया ही नहीं है इसमें। अच्छा, मिलान नहीं करना है। रेणुका वेटलैंड सही है। रुद्र सागर झील सही है क्या? त्रिपुरा सही है। हाँ, त्रिपुरा सष्टम कुट्टा तमिलनाडु सही है क्या? सष्टम कुट्टा गलत है। कहाँ केरल पे में होगा? है, केरल में। केरल होगा। ये किधर होगा? जेके होगा। ठीक है। बाधवाना गुजरात सही है क्या? बाधवाना गुजरात, तो ये सही है। हाँ सर। ठीक है, तो कितने सही है? तो 3 स्टेटमेंट सही है। ठीक है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित कौन सा तकनीक है? यूटी प्रेरक या उन्नत तकनीक प्रसारण केंद्र है, क्या है ये बताइए? यह है भारतीय उद्योग में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक खेती अनिवार्य विशेषता से नहीं है? ठीक है, ध्यान रखें, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक खेती की अनिवार्य विशेषता से नहीं है? कौन नहीं है? तो ध्यान रखें, खनिजों का उपयोग करके सूक्ष्म खनिजों के पोषक तत्वों की उपयोग पर। मात्रा को पूरा किया जाना, ये नहीं आता। प्राकृतिक खेती की अनिवार्य विशेषता ये नहीं है। बाकी सबके सब जो है प्राकृतिक खेतों की अनिवार्य विशेषता है। कृषि वानिकी पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभ पैदा करने के लिए फसल और पशुपालन प्रणालियों में जोरों और झाड़ियों का जानबूझकर एकीकरण है। ठीक है। इस संदर्भ में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती हो सकती है? बताइए, कौन सी चुनौती हो सकती है? तो चुनौती सारे के सारे, तीनों उत्तम बीज चुनौती किस्म की हो सकती है। अनुपलब्धता है, ये भी चुनौती है। कृषि फसल बीज को 7 प्रभावित करने वाले जड़ है, 7 प्रभावित करने वाले जड़ है। ठीक है। लंबी वृक्ष गर्भाधारण अवधि। ठीक है, ये सबके सब कारण। धान की सीधी बुआई विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, क्या सही? चावल को सीधे खेत में बो दे। पानी का स्थान वास्तविक रासायनिक शाकनाशियों ने ले लिया है। DSR विधि मिथेन प्रदूषण की जांच में मदद करती है। बताइए क्या सही है? तीनों ठीक है, तो सही है। सारे के सारे सही है। चावल के बीज के सीधे खेत में बोना चाहिए। ठीक है। ठीक है। पानी का स्थान वास्तविक रासायनिक शाकनाशियों ने लिए, सही है। DSR विधि मीथेन प्रदूषण की जांच में मदद करती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीथेन प्रदूषण की जांच कौन करती है? DSR मेथड के द्वारा किया जाता है। ये कहाँ निकलता है? तो ध्यान रखें, धान की खेत से निकलता है। ठीक है, तो 1 2 3 सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल में ही ग्लेशियर लेक आउटबस्टर्स पार्ट देखी गई? कहाँ पे देखी गई भाई? तो ये सिक्किम में। कहाँ सिक्किम पे में। देखी गई? तो ये सिक्किम में देखी गई। ठीक है। अब आते हैं, मिलान करें। कोलोरू झील कहाँ पे मिलेगा? ये आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील है ना। हम्म ये आंध्र प्रदेश में है। किधर है आंध्र प्रदेश का ऑप्शन? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो भाई ये होगा, बूलर हो जाएगा। नहीं, भीतरकनिका तो आपको कहाँ पे पड़ता है? भीतरकनिका हमको पड़ता है कहाँ पे? तैरती हुई। केबुलाओं की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। नाम दफा कहाँ पे चला जाएगा? नाम दफा भीतरकनिका मैंग्रोव। तो मैंग्रोव है तो सूट कौन कौन गया? कृष्णा और गोदावरी के बीच में तक कोलोरू हो जाएगा। आप ये मिलाइए। पानी के मछुआ बोला सर, हम्म मैनग्रोव तरकनिका, क्योंकि एक उड़ीसा आचार में मारा पड़ेगा हूं मैं। ना। एक आचार ठीक है। ठीक है, बी का 1 किया है, बी का 1 ठीक है।
सी का 5 किए हैं, शी का 5, खारे पानी वाला तो ये माइक्रोमीटर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, और नाम दफा की बात करेंगे तो डी का 2, 30 हुई, डी का 2 तो कर दिया। ठीक है, नाम दफा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और विजुअल लॉक गिब्सन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सेक्शन नंबर 10 का है। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट हमारा ग्रह पुंजा हमारे बदलते पर्यावरण का एटलस अनुकूलन अंतर रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। कहाँ मुख्यालय यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे है, नैरोबी केन्या नैरोबी में। नैरोबी में। ठीक है, बहुत सुंदर। आते हैं मियावाकी पद्धति। मियावाकी जापान से संबंधित है। मियावाकी पद्धति वनारोपण की सुविधा सुविख्यात पद्धति है, इसकी हाल में काफी चर्चा में हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मियावाकी पद्धति के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पेड़ों को विदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सारा के सारा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, यह विशेषज्ञ देसी जंगल के रूप में इसकी स्थिरता पर सवाल उठाता है। यह मूल रूप से जापान में विकसित हुई थी, मियावाकी पहले ही बोल दिया था, चर्चा में था। यह कम समय में देसी पौधे का उपवन बनाने में मदद करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एनजीटी का अधिनियम 2010 है। बिल्कुल, यह एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक अर्धन्यायिक निकाय है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटारा करना है। ठीक है, अधिकरण के निर्णय प्रकृति में गैर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, ये गलत है, बाकी यह दो आपका जो है सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ट्रिब्यूनल का जो निर्णय जो होता है ना वो बाध्यकारी है। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल अगर किसी प्रकार का निर्णय अगर देता है तो क्या है, बाध्यकारी, मतलब मानना पड़ेगा। ठीक है, कैसा निर्णय, ट्रिब्यूनल का निर्णय कैसा होगा, बाध्यकारी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो शक्तियां जो होती है ना, इसमें शक्तियां जो होती है सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां होती है, इसके बराबर सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां इनके पास होती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश माध्यम बनने के लिए $30 बिलियन की, ठीक है, अल्टेरा फंड की घोषणा की। किसने घोषणा की भाई, तो भाई यूएई ने की है। किसने घोषणा किया, यूएई ने। अभी हाल फिलहाल में कॉप हुआ था ना, कौन सा कॉप हुआ था यूएई में, 28 28 आई थिंक, क्योंकि तो वहीं पे घोषणा किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए सजनों, 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल में आइसलैंड में 24 घंटे में 2000 से अधिक भूकंप देखे गए। आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। क्या ये बात सही है, ठीक है, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, आइसलैंड में 24 घंटे में 2000 से अधिक भूकंप देखे गए। आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, अब बात है झील प्रस्तुति तंत्र में दूसरा पोषी स्थल कौन सा है। ठीक है, तो इसको को बोलते हैं जो प्लांकटा, क्या बोलते हैं, जो प्लांकटन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1 तारीख से आपका अभ्यास पे शुरू हो रहा है इसी में। ठीक है, जो कि दिन में शुरू होगा। ठीक है, टाइमिंग डिसाइड नहीं करो, लेकिन मैनुअली हो सकता है 11 बजे से हो। अभ्यास करने का मतलब क्या सर, ये सेट प्रैक्टिस? नहीं, ठीक है, ओवरऑल प्रीलिम्स की तैयारी 120 दिन में, और शाम में जो क्लास जो चलती है रात में वो तो चलेगा ये। ठीक है, ओवरऑल रिवीजन के लिए क्लासेस रहेगी। ठीक है, जरूर कीजिएगा। टारगेट रहेगा 120 नंबर की तैयारी 120 दिन में करा दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर, मतलब क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम लोग इसमें तैयारी करेंगे। ठीक है, मतलब बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे टू द पॉइंट चीजों के ऊपर है, जैसे एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सर्वहारी नहीं है। कौवा तो दोनों चीज खा लेता है, कॉकरोच भी खा लेता है। रैकून और कागोर में बताइए क्या आंसर होगा। कॉकरोच नहीं खाता है, हाँ, कॉकरोच चावल दाल सब कुछ खाता है। कॉगोर, ठीक है, कॉगोर की बात करेंगे, सर्वहारी नहीं है। ठीक है, देखो कॉगोर क्या है, नहीं पता सर। शाकाहारी है बेचारा, क्या है, शाकाहारी है। ठीक है, सर्वाहारी नहीं है, सर्वाहारी, अच्छा हाँ, समझे, जी सर समझ गए। सॉरी, खगोर की बात करेंगे ना तो ये शाकाहारी, वो क्या बोलते हैं, शिकारी है, तो मतलब क्या हो जाएगा,
मांसाहारी हो जाएगा। बिल्ली क्या, ठीक है, बिल्ली क्या है, बिल्ली, मैं एक कॉल को ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। तो है सर, सर्वाहारी हो जाएगा ना, क्योंकि वो दूध भी पीती है और ये भी है ना, मांस वगैरह भी सब खा लेती है, तो सर्वाहारी में आएगी बिल्ली। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर खगोर हो जाएगा। ग्रेडेड रिफॉर्म एक्शन प्लान जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया एक ढांचा है, किससे संबंधित है, किसने लाया? दिल्ली लाया था ना, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र। आवाज आ रही है? सर ठीक आ है, रही है सर। हेलो। तो ग्रेडेड एक्शन प्लान की बात करेंगे दिल्ली का। भारत में उत्तराखंड और हिमाचल जैसे हिमालयी राज्यों में भूस्खलन की अत्यधिक संभावना है। इस संदर्भ में इन क्षेत्रों में बार बार भूस्खलन, जो लैंडस्लाइडिंग कहते हैं, संभावित कारण क्या हो सकता है, क्या रीजन है बार बार यहाँ पे आ रहा है? ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र निर्माण है तो अनुपयुक्त है। ठीक है, घर बनाने के लिए जगह नहीं, लेकिन सबने घर बना लिया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के तैयार के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानें, भ्रंश रेखा है, बादल फटने जैसी चरम मौसमी घटनाएं होती है, सब के सब रीजन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के समय 400 से ऊपर का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आता है तो उसको किस में वर्गीकृत किया जाएगा? 400 से अगर ऊपर अगर आ जाता है तो, ठीक है, तो ध्यान रखो, गंभीर, गंभीर में, मतलब बहुत खराब से भी मतलब खराब, ठीक है, गंभीर में। गंभीर में आता है। ठीक है, अब पीएम का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर्स मैटर होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसे देखिए, मतलब ठीक ठाक, मतलब संतोषजनक क्या होता है पता है? मतलब सुरक्षित की बात करेंगे तो 0 से 50 तक सुरक्षित होता है, तो 0 से 50 तक क्या है? सुरक्षित है। अगर 51 से अगर 100 तक अगर है, 51 से अगर 100 तक रहे तो संतोषजनक है। ठीक है, अगर 100 से लेकर अगर 200 तक रहे, ठीक है, 101 से लेकर के 200 तक रहे तो इसको मध्यम प्रदूषित माना जाता है। ठीक है, अगर 300 से लेकर अगर 400 तक रहे तो माना जाता है बहुत ज्यादा खराब है। अगर 400 से भी अगर ऊपर चला जाए तो क्या? गंभीर होता है। और दिल्ली का तो पता ही है, वो बहुत ज्यादा चला गया था। ठीक है, 400 से भी बहुत ज्यादा चला गया था। तो कोयल और कौवे में घोंसला में अंडे देने में किसका उदाहरण है? ठीक है, तो परिजीवीवाद का। ठीक है, तो कोयल तो कभी अपना घोंसला बनाती नहीं है, तो कोयल का कौवे के घोंसले में अंडे देने का किसका उदाहरण है? तो परिजीवीवाद का उदाहरण है। ठीक है, परजीवीवाद मतलब घोंसला किसने बनाया? कौवा ने घोंसले बनाया। अंडा किसने दिया? तो कोयल ने अंडे दिया। तो परजीवी में क्या होता है? मतलब आपसे लाभ तो ले रहा है, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ देना है, बशर्ते आपका नुकसान हो रहा है। तो एक सहजीवी होता है, एक स्वभोजित होता है, एक परजीवी होता है। सहजीवी में एक दूसरे को लाभ होता है। ठीक है, अगर आपसे हम जुड़े हो तो आपका भी लाभ हो रहा है, मेरा भी लाभ हो रहा है। एक होता है सहभोजित होता है, उसमें क्या होता है? आपसे हम जुड़े हैं ना, तो आपका कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका नुकसान भी नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे फायदा हो रहा है आपसे। एक होता है परजीवी होता है, जिससे आपसे हम जुड़े हैं, मुझे तो फायदा हो रहा है, लेकिन बशर्ते हम आपका क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। तो ये दो तरह के, तीन तरह के रिलेशंस होते हैं जो कुछ जीवों के बीच में देखा जाता है। इसी परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर क्या कहलाती है? सकल प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है उसको। ठीक है, अब आते हैं डीकम्पोजर, जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्वों जैसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इस संदर्भ में वह प्रक्रिया जैसे केचुए जैसी डेट्रीटिवोर्स अपरदन को छोटे कणों में तोड़ देते क्या कहलाती है? उसको बोला विखंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको विखंडन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक नहीं है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा, शाकाहारी और लकड़ी वाले पौधे नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक नहीं थे, शाकाहारी और लकड़ी वाले पौधे नहीं होते। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ में ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना के तहत पहले देश के रूप में चुना गया? किसे चुना गया था? भारत चुना गया, आईएमओ में चुना गया भारत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के चिकनी मांसपेशियों के संकुचन और स्तन ग्रंथियों को दूध से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है या फिर क्या होता है? बिल्कुल, कौन होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, विचार करना है फिर से। ठीक है, जिंक, मैग्नीज, फास्फोरस, कैल्शियम,
कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी मात्रा बहुत कम चाहिए होता है? तो जिंक और सभी से मैग्नीज का। नहीं, अच्छा, जिंक और मैग्नीज का। फास्फोरस कैल्शियम तो कैल्शियम ज्यादा ठीक ठाक मात्रा में चाहिए, ठीक है। हम्म, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पौधे शर्करा का परिवहन सुक्रोज के रूप में करते हैं, न कि स्टार्च के रूप या ग्लूकोज के रूप में। स्टार्च पानी में घुलनशील होता है, बताना क्या सही है। और घुलनशील तो ठीक है, नहीं होता दोनों ये के दोनों सही है, ठीक है। ये है। स्टार्च पानी में और घुलनशील होता है, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या है, तो ठीक है। स्टार्च मतलब पॉलीसेकेराइड ना। हाँ, ठीक है। ध्यान में रखना, पौधे शर्करा का परिवहन सुक्रोज या ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में करते हैं, न कि स्टार्च ग्लूकोज के रूप में। और स्टार्च पानी में अघुलनशील होता है, तो ये दोनों को दोनों सही है। क्रिटिकल के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिटिकल, ठीक है। यह पहला मानव निर्मित अनाज है। ये गेहूं चावल दोनों की विशेषताओं को संदर्भित करता है। क्रिटिकल क्या सही है, तो केवल दोनों सही है, ठीक सही है। है। क्रिटिकल की वजह चावल नहीं, क्रिटिकल की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, ये आपको आई थिंक केवल गेहूं होता है। ठीक है। गेहूं और सर राई होता है, गेहूं गेहूं राई। होता है, दोनों ठीक है, सही चावल नहीं होता है। क्या होता है, गेहूं, ठीक है। यह पौधा उष्णकटिबंधीय अमेरिकी क्षेत्र का मूल निवासी है और भारत और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह एक प्रसिद्ध हेपाटोसुरा छत्तर पौधा है जिसका उपयोग आमतौर पर पीलिया के इलाज के लिए किया जाता है। इस पौधे के बारे में बात हो रही है। प्लैंथस अमरस का क्या नाम है, उस पीलिया के रूप में किसका होता है, प्लैंथस अमरस का प्रयोग, ठीक है, ध्यान में रखना। सर क्रिटिकल गेहूं और राई का संकर बीज है। हाँ बिल्कुल, गेहूं होता है उसमें तो यह था, राई भी है ना, हम्म, चावल नहीं, ठीक है। चलिए आप चलते हैं आगे, ठीक है। बायोफोर्टि बायोफोर्टिफिकेशन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए क्या सही है। तो बायोफोर्टिफिकेशन उच्च स्तर पर विटामिन और खनिजों के साथ फसलों का प्रजनन की प्रक्रिया या मनुष्यों के हानिकारक और मानसिक विकारों का कारण बनता है। नहीं ये गलत है, पहला सही है, ठीक है। नहीं सर ये तो 132 बायोफोर्टिफिकेशन। नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का लाइकेन। सूचक कौन है? बिल्कुल ठीक है, लाइकेन होता है, ठीक है। लाइकेन संकेतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जलकुंभी इसे एक आक्रामक प्रजाति है यार, इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं भाई जलकुंभी का बंगाल का आतंक? क्योंकि पानी में घुल पानी घुली में हुई घुले ऑक्सीजन ऑक्सीजन को को खत्म खत्म कर कर देता देता है। है, अन्य जलीय जीवों जी की सर। मृत्यु का कारण बनता है। ये मछली और मनुष्य के लिए जहरीला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है जी। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए और सी सही। एक्वाफोनिक्स कृषि का एक रूप है जो हाल के दिनों में प्रमुखता प्राप्त कर रहा है। एक्वाफोनिक्स किसका संयोजन है? एक्वाफोनिक्स, ठीक है, तो ये एक्वा हाइड्रोपोनिक्स और कल्चर और बागवानी का। हाइड्रोपोनिक्स का, ठीक है। नहीं, अच्छा एक्वा कल्चर एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स का हाइड्रोपोनिक्स का। संयोजित रूप है, ठीक है। पशुओं प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना। तो ध्यान में रखिएगा, सभी सही है कथन इसमें का, ठीक है। अंतर प्रजनन जानवरों को हानिकारक और प्रभावी जीन के संपर्क में लाता है। आउटब्रीडिंग अनुकूलन रक्षण पैदा करने में मदद करती है। एक ही नस्ल के जानवरों के लिए चार चार से 6 पीढ़ियों तक प्रजनन को अंतर प्रजनन कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हार्मोन को रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। वे लक्ष्य अंगों में विशिष्ट कार्य करने के लिए कार्बनिक उत्प्रेरक और सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। बताइए क्या सही है। बी नंबर सही है सर, दोनों कथन सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, ये सही है, आपका बी सही है, ठीक है। तो हार्मोन को रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है, ठीक है। वे लक्ष्य अंगों में विशिष्ट कार्य करने के लिए कार्बनिक उत्प्रेरक और सह एंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। बायो फार्मिंग फार्मास्यूटिकल पदार्थों के उत्पादन के लिए ट्रांसजेनिक पौधे के उत्पादन का उपयोग है। गोल्डन राइस बायो फार्मिंग का एक उदाहरण है, बताइए क्या सही। गोल्डन दोनों के राइस दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही। गोल्डन राइस बायो फार्मिंग का एक उदाहरण सही है, ठीक है। ये सर गोल्डन राइस में ना विटामिन B12 होता है सर, विटामिन ए भी होता है, वही इसीलिए मैं कंफ्यूज कर रही थी उसका ऑप्शन देख के। हम्म चलिए, मनुष्य को हृदय चक्र के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। दिल की धड़कन शुरुआत से शुरू होता है और अगली धड़कन की शुरुआत तक रहता है। हृदय चक्र 60 सेकंड तक चलता है, बताइए। हमेशा चलते रहता है ना हृदय चक्र, हमेशा चलते रहता है। ठीक है। 60 सेकंड तक नहीं चलता है, इंसान सोता रहे चाहे, मतलब वो हमेशा चलता रहता है। अब ये भी पूछा जाता है हृदय जो होता है ना, हार्ट हार्ट जो होता है आराम कब करता है, तो दो धड़कनों के बीच में ही वो आराम करता है,
ठीक है। 0.8 सेकेंड का कुछ शायद अंतर होता है, think, हाँ जहाँ तक बिल्कुल याद ठीक आता है, है। और बाकी हमेशा चलते रहता, बंद नहीं होता है, चाहे सोते रहे चाहे वही जागते रहे। लव डब की आवाज तेज से और कम मतलब हो सकता है, ठीक है, तेज और कम हो जी सकता है लेकिन बंद नहीं हो सकता है, ठीक है। वही ऐसे नोट का जो होता है ना काम, ऐसे नोट जब पंपिंग करता है, वही लव डब की आवाज होती है ना, उसी समय वो 0.8 सेकेंड हम्म के लिए रुकता है। वही बस उतना ही है। बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित का अपना विचार करें। क्लोनिंग किसी जीव के आनुवंशिक रूप में समान व्यक्तियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, ठीक है। डॉली पहला स्तनपायी क्लोन था, ठीक है। डॉली इसलिए भी चर्चा में था ना, इसको बनाने वाला का भी मृत्यु हो गया हाल फिलहाल में, ठीक है। भेड़ थी जी सर, डॉली एक भेड़ हाँ थी। ठीक है। और इसका भी, इसका मतलब यान बिलमुर जो था ना, उसका निधन हो गया, ठीक है, जो कि 1997 में बना था, ठीक है। तो यान बिलमुर जो था, इसको बनाया था, यान बिलमुर का हाल फिलहाल में निधन हो गया है, ठीक है, इसलिए चर्चा में भी है। नाम बता दे रहा हूँ फिर से, क्या नाम है लिख दे रहा हूँ, यान बिलमुर। यान बलमोट। ठीक है, इसका निधन हो गया है, ठीक है, इस टीम को लीड कर रहा था। निम्नलिखित में किसे ड्रग्स की रानी के नाम से जाना जाता है? ड्रग्स की रानी, पेनिसिलिन को ड्रग्स की रानी कहते हैं, इसको कहते हैं। पेनिसिलिन ड्रग्स मतलब दवाओं की रानी, दवा, ठीक है। दवा की रानी, हाँ जी सर। हाँ दवा की रानी, वो पेनिसिलिन ड्रग्स एक ना समझ लीजिएगा। एंटीबायोटिक है ना, पहला एंटीबायोटिक हाँ यही था ना, पेनिसिलिन। हाँ ठीक है। अब बता, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेंगू एक जीवाणु संक्रमण है, एक टीका डेंगू डेंगू के सभी प्रकारों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता नहीं। डेंगू का टीका है क्या? नहीं है। नहीं और सर, जीवाणु नहीं से है। होता है क्या डेंगू? ठीक है, वायरस मच्छर से से होता होता है है ना ना, जो, ठीक मच्छर है। से, हाँ मच्छर तो ठीक है, वायरल होता है। एडीज इजिप्टी मच्छर डेंगू फैलाने का प्राथमिक वाहक है, ठीक हम्म, है। यह डेंगू बुखार के जुड़े के समान लक्षण। वर्तमान में डेंगू सीरोटाइप के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई टीका नहीं है, ठीक है। समझ गए, दोनों को तभी दोनों स्टेटमेंट की बात करें गलत। गलत है। निम्नलिखित करना विचार करें। भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न सही है, प्रजाति है चावल की। भारत में आम की आनुवांशिक रूप से 1,000 से अधिक, इसमें क्या सही है? दोनों सही है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। हम्म, जैव विविधता हानि के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? जैव विविधता हानि के निम्नलिखित में से कौन सा कारण ध्यान में रखिएगा? तो शव विलुप्त होना, मोनोक्रॉपिंग, सभी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, सबके सब, हम्म, ठीक है। परागकण एक फूल के, परागकण एक फूल के नर पराग कोश से पराग कणों को मादा वर्तिक्राग और स्थानांतरित करने की क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के एजेंट के रूप में कार्य करता है? सभी सभी सर, हवा पानी ठीक है, चमगादड़ ध्यान रखिए, सब है। सभी, ठीक है। चमगादड़ है, पानी है, हवा है, सब है, ठीक है। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी पाचन तंत्र के प्रवेश के निकास को नियंत्रित करती है, गर्मी पैदा करती है, कोमल ऊतकों की रक्षा करती है? क्या होगा? क्या ठीक है, है? कंकाल मांसपेशी है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मानव शरीर के संदर्भ में कंकाल। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी पाचन तंत्र के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, गर्मी पैदा करती है, कोमल ऊतकों की रक्षा करती है? तो क्या होगा? तो ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? अच्छा, कंकाल वो की किससे घिरा मांसपेशियां। हुआ होता है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा, तो जो जिससे जिससे घिरा होगा वही रक्षा करेगा ना वो उसको। वही रक्षा करेगा ना जी निम्नलिखित में जी, से कौन सही सा एंजाइम मानव शरीर में वसा हाइड्रोलिसिस को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए क्या इमाइलेज। होगा? बिल्कुल, वेरी इमाइलेज, गुड, ठीक है। इमाइलेज नहीं, लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज, लाइपेज, ठीक सॉरी, है। हाँ लाइपेज। हाँ। फैट मानव है। जीव में स्वाद कलिकाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बताइए कौन सा गलत है स्वाद कलिकाओं के लिए? एक औसत वयस्क में 2,000 से अधिक स्वाद कलिका होती है, सही है। वयस्कों ये के लिए की सही तुलना है, में अधिक ये भी सही है। वयस्कों में बच्चों की तुलना में अधिक स्वाद कलिकाएं होती नहीं, नहीं, कम होती है, कम कम होती है, होती है। ठीक है। स्वाद कलिकाओं का आकार और संख्या हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। कुछ स्वाद कलिका गले में भी मौजूद होती है, ठीक है, तो सब सही। बाकी वयस्कों में बच्चों की तुलना में से अधिक स्वाद कलिका होती नहीं, बच्चों में ज्यादा होती है, ठीक है। प्रोटीन जो नाभि के कार्य करते हैं, उदाहरण के लिए हिस्टोन, डीएनए और आरएनए, पॉलीमरेज आदि, नाभि के चयनात्मक रूप का आयात किया जाता है, क्या होगा? ठीक है, न्यूक्लियोलस। इसको बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं इसको? साइटोसोल, ठीक है। रंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पौधे के अंदर और बाहर गैसों का प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। स्टोमेटा पाए जाते हैं, किसके पाए जाते हैं भाई स्टोमेटा? पत्ती में पाया किसमें पाया जाता जाता है है ना, स्टोमेटा? ठीक है, देखिए ऊपरी इसका किनारों पत्तियों पे, के ऊपर पत्ती के किनारों पे भी पाया जाता है, पत्तियों के और नीचे और नीचे, और नीचे नीचे की भी ओर भी। अब फूलों की पंखुड़ी पे भी, तनों पर भी पाया जाता है, सब पे पाया जाता है रंध्र, पे पाया ठीक है। जाता है। अच्छा, टमाटर पौधे के से तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। सही नहीं है। सही नहीं है, ठीक है। तने हवा की गति की प्रतिक्रिया करते, सही है। तने पोषक तत्व की कमी या अधिकता की प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, ये गलत है। तना सूर्य की रोशनी प्राप्त कर सकता है, सही है। तना पानी की कमी की प्रतिक्रिया करता है, ये भी सही है, ठीक है। तो जैसे सारे के सारे अमरलता सही है, है सर। बी नंबर आपका गलत हाँ, है। अमरलता जो ऐसा है ना कि तना से ही वो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है।
ठीक है, और वो भी करता है, ये भी तो रेगिस्तानी पौधा भी तो कुछ कर ले, तो कैक्टस वगैरह भी। ठीक है। हाँ, उसकी पत्तियां नहीं होती है जी, वो भी तो करना चलिए, चाहिए होता है। तो बाकी जो है सो आपका ये हो गया। और आज आज हम लोग एक सेट और भी करेंगे। कल से हमारा